सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर सितंबर महीने का करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे और ये आप लोगों को किस किस एग्जाम में फायदा पहुंचाएगा। अगर आप लोग यूपीएससी का जो ईपीएफओ अभी आप लोगों का एग्जाम आ रहा है, इसी के साथ में अगर आप लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई भी वो एग्जाम जहां पर करंट अफेयर पूछा जाता है, तो मैं डिटेल में कवर करूंगा। तो आप लोग जो वनडे टाइप के जो एग्जाम होते हैं या फिर नॉन यूपीएससी जो एग्जाम है, उनमें भी आप लोगों को काफी फायदा पहुंचाने वाले हैं। अगर रिवीजन के पॉइंट ऑफ से आप लोग इसको देखेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। पर लेकिन अगर करंट अफेयर आप लोगों ने अब तक टच भी नहीं किया है, तो फिर भी कम से कम इतना आप लोगों को तैयार कर दूंगा कि एग्जाम में बैठकर आप लोग अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। तो ये मेरी गारंटी है। तो ये वीडियो टकटकी लगाकर आप लोगों को देखनी है, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोग जो है पूरा करंट अफेयर जो है एक महीने का अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। इसके अंदर हम लोग नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, डे, इंपोर्टेंट थीम, क्या क्या इंडेक्स रहे उस टाइम पर, कोई गवर्नमेंट स्कीम है, साइंस और टेक, पर्सन इन न्यूज, या फिर कोई भी मैप बेस्ड क्वेश्चन जो मुझे लगता है आप लोगों को बताना चाहिए या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, तो ये सारी चीजें हम लोग इस सिंगल वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। मतलब मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो जो एक महीने के अंदर जो भी घटित घटनाएं हैं, वो सारी इस वीडियो के अंदर आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। और अगर डेली रेगुलर आप लोग ये दो वीडियो यहां पर फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोगों का ये एक शानदार रिवीजन भी होगा। खासकर उनके लिए जो यहां पर इस चैनल पर रेगुलर जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो एक बहुत ही शानदार रिवीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात जो बार बार आप लोग पूछते हो कि सर पीडीएफ कहां से मिलेगी, टेलीग्राम में स्टडी लवर वीर के नाम से जाकर देखना, यहां पर सारी पुरानी पीडीएफ भी यहां पर आप लोगों को मिल जाएगी। ऑलरेडी यहां पर आप लोगों को मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर और अगस्त की जो पीडीएफ है आप लोगों को मिल चुकी है। ये जैसे ही वीडियो आप लोगों की कंप्लीट होगी, आप लोगों के सामने आएगी, तुरंत आप लोगों को यहां पर इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो वो भी जाकर आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। 1,30,000 से भी ज्यादा मेंबर यहां पर जुड़े हुए हैं, उनको फायदा हो रहा है, इसीलिए जुड़े हुए हैं, आप लोगों को फायदा होगा। जुड़िए वहां पर जाकर। अगर वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप लोगों के पास में नहीं आते हैं, तो भी आप लोग वहां पर डायरेक्ट जाकर वीडियो देख सकते हैं। सारी वीडियो के लिंक मैं वहां पर पोस्ट करता हूं, ठीक है। तो ये तो थी फालतू की बातें। अब आइए कंटेंट के ऊपर चलेंगे। काफी कुछ हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आप लोग अच्छे से अपने आप को मोटिवेट कर पाएंगे। एग्जाम में बैठकर आप लोगों को लगेगा हाँ यार, पेपर पढ़ने के बाद में ऐसा नहीं लगेगा कि यार पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें हम लोग देखकर चलेंगे। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। काफी प्यारी न्यूज है, यहां पर बात की जा रही है न्यूट्रिशनल वीक के बारे में। न्यूट्रिशन जो है, जो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बॉडी का, हमारी कंट्री में खासकर उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए महिलाओं और बच्चों के लिए ये सप्ताह सेलिब्रेट किया जाता है सितंबर के महीने में। तो 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक यहां पर ये इवेंट सेलिब्रेट किया जाता है मिनिस्ट्री के द्वारा। मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये जो मिनिस्ट्री है यहाँ पर, इसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि इंपॉर्टेंस क्या है हमारी बॉडी में, जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है और बॉडी को मिलने चाहिए प्रॉपर वे में, और किन किन चीजों से वो मिल पाते हैं। तो ये वीक सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया था 1982 से, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्ट है कि 1982 से स्टार्ट किया गया इसको, और अब तक हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं। तो कौन सी मिनिस्ट्री यहां पर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये है एक इंपॉर्टेंट फैक्ट। आइए अब आगे चलते हैं। डेट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हेल्थ के बारे में बात की जा रही है, हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैलाई जा रही है 1 से लेकर 7 सितंबर तक, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। कई बार आप लोगों से पूछे अगर कोई वर्ल्ड वॉर 2 कब से कब तक हुई, तो ये 1939 से लेके 1945, ठीक है। तो ये टाइम याद रखिएगा, 1939 से लेके 1945 तक यहां पर ये वर्ल्ड वॉर चली थी। तो वर्ल्ड वॉर ने दुनिया का ढांचा बदल के रख दिया। जिस तरीके से पहले दुनियादारी चलती थी, पहले वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ने काम किया, फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड ने काम किया, और फिर अभी कोरोना ने सेम काम किया कि लोगों को चीजों को देखने का नजरिया और तरीका ही चेंज करके रख दिया। इस टाइम पर एक पर्सनैलिटी थी जिनका नाम था नूर इनायत खान। नूर इनायत खान जो है, ये फर्स्ट वुमेन है इंडियन ओरिजिन की, जिनकी यादगार में लंदन प्लेग, यहां पर एक तरीका आप लोगों को कुछ ऐसा ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो कि यहां पर दीवार पे लगाया जाता है याद में। तो हमारी कंट्री में अगर वुमेन के बारे में बात करें, तो ये पहली वुमेन है इंडियन ओरिजिन की। इससे पहले गांधी जी के नाम का भी यहां पर प्लेग लगा हुआ है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, महात्मा गांधी जी के नाम का भी जो प्लेग है यहां पर ये लगा हुआ है। तो इसी के बारे में बात की जा रही है। तो ये पहली वुमेन थी जो कि हमारी कंट्री की ओरिजिन की थी, और जिनको नाजी ऑक्युपाइड, जो फ्रांस यानी कि नाजी यानी कि जर्मनी, जो उस टाइम पर हिटलर हुआ करते थे, तो उनके द्वारा जब फ्रांस को ऑक्युपाई कर रखा था, तो वहां पर ये रेडियो ऑपरेटर की तरीके से गई। तो यहां पर उनके जो सर्विस प्रोवाइड उनके द्वारा की गई, उसके नाम पर यहां पर ये एक तरीका इनको यहां पर रिकॉग्निशन मिला यहां पर, जिसको ब्लू प्लेग के नाम से आप लोग जानते हैं। ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है यहां पर लंदन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, जिसके द्वारा यहां पर ये स्टार्ट किया गया था। बेसिकली जो भी उनकी जो इंग्लिश हेरिटेज प्राइड है एक तरीके से, उसको दिखाने की कोशिश की जाती है।
तो यहां पर हमारी कंट्री की वुमेन है, इनका भी नाम देखने को मिला। तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आप लोग बोलोगे सर क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया। आप लोग बोलोगे सर पढ़ा ही नहीं था, पढ़ा तो था, आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया था, ठीक है। ये मैं आप लोगों को जो नॉर्मल हमारी वीडियो आती है जो पीआईबी वाली मॉर्निंग में, उसमें मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था और यहां पर भी आप लोगों का रिवीजन करा दिया। आप लोगों का नॉर्मल भी रिवीजन कई बार करा देता हूं, पर लेकिन अगर रिवीजन आप लोग प्रॉपर वे में खुद से भी एक बार नहीं कर रहे हैं तो फिर देखिए आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट यहां पर आप लोगों से पूछा जाएगा नेक्स्ट न्यूज में बीमारी के बारे में। इसका नाम है यहां पर अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये आप लोगों को ये लगेगा यार न्यूज में कहां से आ गई यहां पर ये, तो ये न्यूज में इसलिए आ गई इस बीमारी की वजह से जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आज के डेट में आप लोग उनको बोल सकते हैं, शिंजो एबे साहब, तो उनके द्वारा इस बीमारी की वजह से रेजिग्नेशन देना पड़ गया। ये एक ला इलाज बीमारी है जिसकी वजह से उनकी तबीयत काफी ज्यादा डाउन हो गई। तो इन्फ्लेमेटरी जो बाउल डिसीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर बेसिकली मैं आप लोगों को इसको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूं तो आप लोग समझ पाएंगे, एक बार देखिएगा तभी आप लोग और अच्छे से इसको कोरिलेट कर पाएंगे। यहां पर आप लोग देखिए ये पिक्चर आप लोगों को दिख रही है यहां पर, तो इस तरीके से यहां पर बॉडी के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो ये एग्जैक्टली जैसे यहां पर ये वाली पिक्चर, ठीक है, आधी यहां पर दिख रही है, ठीक है, जैसे ये वाली आप लोग देख लीजिए। तो ये इस तरीके से यहां पर पेट में काफी खतरनाक एक सिचुएशन क्रिएट कर देती है जिसकी वजह से आप लोग ये कंडीशन यहां पर देखते हैं। तो यहां से क्या रहता है, ये एक ऐसी बीमारी जो कि ला इलाज बीमारी है, आज के दिन में इसका कोई इलाज नहीं है। तो इस बीमारी से शिंजो एबे साहब यहां पर ग्रसित हुए और उसकी वजह से इनको अपना रेजिग्नेशन देना पड़ गया, तो वर्स कंडीशन हो गई, ठीक है। आज की डेट में कौन है यहां पर इनके प्राइम मिनिस्टर, वो आप लोगों को कई बार बताया जा चुका है, रिवीजन हो जाएगा, बताइए जरा एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए, उनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि क्वाड ग्रुप के मेंबर हैं वो, एक तरीके से उसका भी पार्ट है और रिसेंटली अभी कई बार वो न्यूज में भी रहे हैं, तो उनके बारे में पता होना चाहिए। बड़ी ही प्यारी न्यूज है यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये कर्नाटक से न्यूज निकल कर आ रही है, पर लेकिन आप लोगों से डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि एक राज्य की नहीं है, दो राज्यों से रिलेटेड चीजें हैं। कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा साहब के द्वारा रोरो सर्विस, रोरो का मतलब क्या होता है, इसका होता है रोल ऑन रोल ऑफ, यानी कि एक साइड से चीजों को भरना और दूसरी साइड पर चीजों को जाकर उतारना। तो ये रिसेंटली अभी यहां पर बेंगलुरु टू ये सोलापुर के बीच में स्टार्ट की गई। ये दो तरीके से है, आप लोग एक तो इसको शिप की फील्ड में देखने को मिलेंगे और यहां पर ये ट्रेन की फील्ड में है। जैसे मैं आप लोगों को समझा देता हूं, यहां पर आप लोग देखिए ये एक शिप है, जहाज है काफी बड़ा। देखिए अगर मान लीजिए यहां पर कोई एक रिवर है, ठीक है, ये यहां से इस किनारे से अगर इस किनारे पर किसी को आना है तो इस रिवर को यहां पर क्रॉस करने के लिए क्या होता है, बेसिकली कई बार ट्रेन चलाई जाती है और कई बार जहाज वगैरह चलाए जाते हैं एक पर्टिकुलर एरिया को कवर करने के लिए। अगर कोई पर्टिकुलर जहाज है, पानी का जहाज, उसके अंदर दुनिया भर की गाड़ी जाएंगी, मान लीजिए इधर से कोई काम करने इधर आने वाला है, ठीक है, तो सारी गाड़ी इकट्ठी कर इस पर चढ़ जाएंगी और फिर यहां पर इस दूसरी साइड में किनारे पर लाकर उनको उतार दिया जाएगा। फिर शाम को ये इसके अंदर जाएंगे और फिर यहां पर दूसरे किनारे पर पहुंच जाएंगे। यानी कि ये बेसिकली तरीका है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां, ट्रक वगैरह जो भी सामान इधर से उधर जाना है, एक तो है कि रोड के रास्ते पता नहीं कहां से घूम कर आए, एक है जरा से टाइम में इसको इधर से उधर पहुंचा दिया गया ताकि आसानी से बहुत कुछ इधर से उधर चला गया और काफी कम टाइम में। तो ये रो सर्विस के नाम से जाना जाता है। ये शिप की फील्ड में यहां पर, और यहां पर आप लोगों को ट्रेन की फील्ड में देखने को मिलेगा। ट्रेन के ऊपर दुनिया भर के ट्रक रखे हुए हैं और इनको यहां पर क्रॉस करके ये ट्रेन का एक ब्रिज बना हुआ है, इसके थ्रू यहां पर इधर से उधर ले जाया जाता है और फिर वापस शाम को उधर ही छोड़ दिया जाएगा ले जाकर। तो ये यहां पर बोलते हैं इसको रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस। तो यहां पर बेंगलुरु टू सोलापुर अभी महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में देखने को मिली। ये जो ऑपरेट की जा रही है साउथ वेस्टर्न रेलवे के द्वारा। तो ये एक प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर बन जाएगा, एक हल्का सा आइडिया रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक पर्सन स्पेसिफिक न्यूज आप लोगों से यहां पर पूछी जा सकती है। नाम बात की जा रही है सत्येंद्र सिंह लोहिया के बारे में। सत्येंद्र सिंह लोहिया, आप लोगों ने देखा होगा आदमी की जो बॉडी है वो उसको करने से कुछ काम नहीं रोकती है। इंसान के जो जज्बे हैं अगर उनमें जुनून भरा हो, तो यहां पर पैरा स्विमर है यहां पर ये, जिनके द्वारा ये एक दिव्यांग पर्सन है यहां पर, जो कि जिनके द्वारा अभी रिसेंटली ये तेंजिंग नॉर्वे एडवेंचर अवार्ड ये यहां पर इनके द्वारा जीता गया। ये फर्स्ट एशियन जो एक तरीके से दिव्यांग स्विमर है जिनके द्वारा 42 किलोमीटर का जो कैटेलिना ये चैनल है, यहां पर अभी आप लोगों को मैप में दिखाऊंगा, ये कैटेलिना चैनल इनके द्वारा 11 घंटे 34 मिनट में तैरकर क्रॉस किया गया। तो ये इतना एक तरीके से एक ऐसा पर्सन जो कि एक तरीके से जो दिव्यांग पर्सन है उसके द्वारा यहां पर एक्टिविटी देखने को मिलेगी। यहां पर देखिए ये आप लोगों को यूएसए के अंदर देखने को मिलेगा और ये काफी ठंडा इलाका है यहां पर, तो इतनी प्रैक्टिस करना अपने आप को उस लेवल पर ढालना। तो पर्सनैलिटी का नाम और कौन सा अवार्ड यहां पर मिला और किस फील्ड से रिलेटेड है, ये कई सारे क्वेश्चन आप लोग ये पर्टिकुलर पर्सन से बन जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात की जा रही है। तो डिफेंस के किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करें तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है। एयरफोर्स स्पोर्ट जो कंट्रोल बोर्ड है उसको कंफर्म किया गया
राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020। तो ये राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 जो है इनको यहां पर मिला, इनके द्वारा जिस तरीके से जो स्पोर्ट पर्सन है उनकी चीजों को सही तरीके से आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इनके द्वारा दिया जा रहा है कंट्री के अंदर में, जिस तरीके चीजें आगे बढ़ाई जा रही हैं। तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यहां पर ये अवार्ड जीता गया। ठीक है, वैसे अगर बात करूं यहां पर आप लोगों से, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाएगा आप लोगों से किसके बारे में, आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा यहां पर ये बेसिकली एग्जाम में कि ये क्या है, इसके बारे में, ये कैटेलिना। ठीक है, तो कैटेलिना कहां पर लोकेटेड है, दो तीन आप लोगों से मैप बेस्ड लोकेशन देकर क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर बात की जा रही है इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया अभी रिसेंटली विड्रॉ करने के लिए, यानी कि पार्टिसिपेट नहीं किया गया इंडिया के द्वारा। ये क्या था, ये यहां पर एक मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज थी जिसका नाम था कवकाज। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बन जाएगा कवकाज जो है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जाती है। तो कवकाज जो है यहां पर ये रशिया के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जाती है। तो इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। रीजन क्या था मना करने का, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान भी वहां पर आ रहे थे। चाइना के साथ में हमारी काफी बुरी कंडीशन हो गई, लद्दाख में दोनों के सामने लैंडलॉक चल रहा था, तो ऐसा अच्छा नहीं लगा कि एक साइड में तो हम लोग यहां पर आमने सामने खड़े हुए और दूसरी साइड में दोनों मिलकर एक साथ में एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करें। तो ये रशिया के द्वारा यहां पर बेसिकली जो अस्त्रखाना जो रीजन है यहां पर अस्त्रखान रीजन रशिया का, वहां पर ये एक्सरसाइज होने वाली थी जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया पाकिस्तान के साथ में तो वैसे रिलेशन अच्छे नहीं है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाले रीजन में इंडिया और चाइना की वैसी नहीं बन रही थी, तो इसके चलते इसमें एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि न्यूज में थी, ये कहां पर हो रही थी, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जा रही थी, तो इंडिया के द्वारा से मना किया गया, तो न्यूज में आ गई है। तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा, थोड़ी सी स्पेशल होगी। ठीक है, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से फ्रीक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है ये कोविड-19 पेंडेमिक के बारे में। तो रेलवे के द्वारा रोबोट रक्षक नाम का यहां पर बेसिकली एक असिस्टेंस प्रोवाइड कराया गया जो कि डॉक्टर और पेशेंट्स के बीच में यहां पर कम्युनिकेशन का काम कर रहा था। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा किसके द्वारा। यहां पर देखिए कई सारी ऑर्गेनाइजेशन थी, कहीं डीआरडीओ, कहीं रेलवे, कहीं कोई और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, सबने साम दाम दंड भेद लगाए अपने अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर उसमें से ये भी एक एक्सपेरिमेंट सामने निकल कर आया। देखिए होता क्या है बेसिकली, जब कोई प्रॉब्लम आती है ना, आप लोगों ने सुना भी होगा नॉर्मली कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो वही आवश्यकता यहां पर आविष्कार की जननी बन गई जब यहां पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जिसका कोई मतलब भी नहीं था उन चीजों से रिलेटेड, कोई वेंटिलेटर बना रहा है, कोई रोबोट बना रहा है, कोई किसी और तरीके से यहां पर चीजों को क्रिएट कर रहा है ताकि कोविड-19 में सब मिलकर काम कर सके। तो इसीलिए इतनी सारी दवाई एक साथ सामने भी निकल कर आई। ठीक है, तो इसको कहते हैं आवश्यकता। जब आप लोगों के अंदर से मोटिवेशन आएगा ना, आवश्यकता की जरूरत पड़ेगी, नहीं यार ये काम करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, तो आप लोग भाग भाग कर वो काम करोगे। जब तक फील नहीं हो रहा सही है, माँ बाप के पैसों पर चीजें चल रही है आराम से, तब तक कोई दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी, पर लेकिन ये चीजें आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं तुर्की के बारे में। बात की जा रही है तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा रिसेंटली अभी ये बेसिकली ग्रीस और तुर्की के बीच में रस्साकसी चलती है। ठीक है, तो यहां पर पहले आप लोग लोकेशन देख लीजिए, मैप बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा। ये हो गया तुर्की और ये हो गया ग्रीस। तो ये जो ग्रीस है ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक नॉर्दर्न पोर्शन है और एक है सदर्न पोर्शन। जो नॉर्दर्न पोर्शन है उस पर तुर्की का कंट्रोल है और सदर्न पोर्शन जो है वो इंडिपेंडेंट है। सदर्न पोर्शन ये चाहता है कि नॉर्दर्न पोर्शन के साथ मिलकर अपना इंडिपेंडेंट कंट्री बना ले, पर लेकिन तुर्की जो है उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहता है। यहां पर कंडीशन देखने को मिलती है और हमारी कंट्री जो है ये यूनाइट ग्रीस को सपोर्ट करती है। तुर्की जो है ये पाकिस्तान के लिए सपोर्ट करती है। हमारी कंट्री में जो जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन है वो चाहते हैं वो पाकिस्तान को मिल जाएंगे, पाकिस्तान की सपोर्ट में खड़े रहते हैं। तो ये इसकी वजह से भी कई बार न्यूज में आ जाता है। तो ग्रीस वाले कई बार बोलते हैं कि इंडिया तुर्की की जो मैटर है उसमें हमारे साथ खड़ा मिले। तो ऊपर ब्लैक सी आप लोग यहां पर देखते हैं, इधर मेडिटेरेनियन सी हो गया। तो ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में अगर आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जाए कि कौन सी कंट्री नॉर्मली देखने को मिलती है, तो यह है तुर्की। तो इसके बारे में भी आप लोग कंफ्यूज मत रहिएगा। बाकी सीरिया हो गया, इधर लेबनान हो गया, थोड़ा सा नीचे आएंगे आप लोग को इजराइल देखने को मिलेगा। तो ये वो रीजन है जो काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, तो इसके बारे में एक मोटा मोटा आप लोगों के पास में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी यहां पर इनके द्वारा जो फेयर शेयरिंग रिसोर्सेज के बारे में बात की जा रही है मेडिटेरेनियन सी के अंदर में, तो उसी के चलते दोनों के बीच में स्टैंड ऑफ बना हुआ था। क्योंकि देखिए अब तुर्की यहां पर कंट्रोल करके रखा है, तो यहां पर कैसे जो रिसोर्सेज वगैरह है यूज करने हैं, तो तुर्की बोलेगा मेरे हिसाब से काम करना है मुझे। ठीक है, क्योंकि मेरा एरिया है, तो ताकतवर कंट्री है। ग्रीस थोड़ा सा कमजोर कंट्री है, तो उसको दबाने की कोशिश करता है। तो ऐसे भी माहौल आप लोग कई बार देखने को मिलेंगे। ठीक है, हमेशा जो ताकतवर होता है वो कमजोर को दबाने की कोशिश करता है। तो वही सिचुएशन आप लोग यहां पर देखते हैं, तो उसी की वजह से यहां पर ये न्यूज में है। तो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोग का बन सकता है।
यहां पे बात की जा रही है चैरिटी के बारे में, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। एक तरीके से दान आप लोग बोल सकते हैं। देखिए इंसान जो है ना, दान देने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है कि आप पैसों से वो अमीर हो, दिल से अमीर लोग भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अभी एक पिक्चर शेयर की गई थी एक बच्चे के द्वारा, काफी कुछ टाइम हो गया फेसबुक के ऊपर में। उसमें ये दिखाया गया कि एक छोटा सा एक बच्चा था, वो एक दूध का पैकेट लेकर आया और उस दूध, उसके खुद की बॉडी पर, बदन पे कपड़े नहीं थे, पर उसने वो दूध का पैकेट लाया और एक छोटा सा जो कुत्ते का पिल्ला था, बच्चा था, उसको जाकर उसने वो दूध पिला दिया। तो आप लोग देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों को किसी की हेल्प करने के लिए, चैरिटी दान देने के लिए बहुत ज्यादा अमीर होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों के पास में मान लीजिए कपड़े हैं, पुराने हो गए, छोटे हो गए, वो किसी को दे दो, ऐसा थोड़ी ना कि आप लोगों के पास में लाखों रुपए होने चाहिए। तो दान करने का, चैरिटी करने का कई सारे तरीके हो जाते हैं। तो इसी के चलते ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 5 सितंबर को। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा यहाँ पर इसको सपोर्ट किया जाता है ताकि गरीबी को मिटाया जा सके। और गरीबी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जब आप लोग जाएंगे तो पहला ही गोल है यहाँ पर जो गरीबी के बारे में बात करता है कि गरीबी को खत्म करना है। तो 17 गोल में से जो पहला ही गोल है यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, वो गरीबी को हटाने के बारे में बात करता है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये डे भी हो गया आप लोग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, ये बेसिकली इंडिया की जो रैंकिंग है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, ये इसके द्वारा जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसके द्वारा जो रैंकिंग तैयार की गई, हमारी रैंकिंग फिलहाल बढ़कर यहां पर 48 हो गई है। यानी कि जो पहले हमारी रैंक थी ये यहां पर 52 थी, अब यहां पर ये 48 पर आ गई है। तो 4 स्पोर्ट और यहां पर ये रैंकिंग बढ़ गई है। 2015 में यहां पर ये 81 थी। तो इसका मतलब ये कि सही डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारी कंट्री में इनोवेशन हो रहे हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक कितनी? तो इंडिया की रैंक 41। तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? दूसरा क्वेश्चन ये है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। टॉप कंट्री कौन सी है? वो है भाई साहब स्विट्जरलैंड, ये पूछाएगा आप लोगों से। इसी के साथ में स्वीडन, यूएसए, यूके और नीदरलैंड, ये कंट्री है। हमारी रैंक कितनी है? तो हमारी रैंक है इसमें आज के में 48, ठीक है। लास्ट ईयर कितनी थी? वो थी 52। तो डायरेक्ट इंडेक्स के ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। स्टेटमेंट के तौर पर भी अगर क्वेश्चन बने तो आप लोगों से पूछेगा कि ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। तो हमारी रैंक कितनी बढ़ गई यहां पर, तो इस तरीके से आप लोगों से यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ लेगी डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, ये यूनियन कोल मिनिस्ट्री के द्वारा एक ऑर्गेनाइज कराएगी, इसके द्वारा वेबिनार यहां पर ऑनलाइन, जिसमें कोयला जो गैसिफिकेशन है और लिक्विडिफिकेशन है उसके बारे में यहां पर बात की गई। तो कोयले से रिलेटेड यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन कराएगी, बेसिकली ऑर्गेनाइज कराएगी वेबिनार, इसमें 100 मिलियन टन का टारगेट रखा गया कि 2030 तक का जो कोयला है हमारी कंट्री में 100 मिलियन टन तक का यहां पर बेसिकली इसके ऊपर काम करना है। और 4 लाख करोड़ के करीब यहां पर इन्वेस्टमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके लिए कमेटी भी बनाई गई है, एक कमेटी आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो यहां पर डॉक्टर वीके सारावत, ये जो मेंबर नीति आयोग के थे, इनके द्वारा भी यहां पर ईद के दस्ता में कमेटी बनाएगी कि कोयले को लेकर कैसे चलना है। देखिए हमारी कंट्री में कोयला काफी है, पर लेकिन दिक्कत कई बार ये देखने को मिलती है कि हम लोग अपनी ही कंट्री में प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज करके अपना ही कोयला यूज नहीं कर पाते हैं। तो उसको भी सपोर्ट करने की बात यहां पर इन सब मुद्दे के थ्रू की जाती है, ठीक है। तो कमेटी का नाम किससे रिलेटेड है और किस पर्पज के लिए बनाएगी, तो छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहां पर बात की जा रही है मिशन कर्म योगी के बारे में। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि मिशन कर्म योगी जो है वो किससे रिलेटेड है। तो हमारी कंट्री के जो इंडियन सिविल सर्विसेज में जो भी लोग काम करते हैं, बेसिकली जो सिविल सर्वेंट हैं, तो उनके लिए यहां पर ये कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करता है। देखिए अपनी कल्चर को समझाना, अपनी कल्चर को समझना, ठीक है, अपनी जो चीजें हैं उनकी रूट के साथ में कनेक्ट होना। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है ना, अगर रियलिटी में अपने देश से प्यार करते हैं तो वो आप लोगों को उसकी बातों में झलकेगा, उसकी आंखों में से झलकेगा वो चीजें झलकनी चाहिए, तभी वो उस चीज को ढंग से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो यूनियन कैबिनेट के द्वारा उस चीजों को आगे बढ़ाने के लिए मिशन जो कर्म योगी है यहां पर ये स्टार्ट किया गया, ये सिविल सर्वेंट की जो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, ठीक है। तो सिविल सर्वेंट को यहां पर कनेक्ट करने के लिए तो यहां पर इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन जो बेसिकली ट्रेनिंग है, जिसको आई गोट कर्म योगी प्लेटफॉर्म के नाम से बोला गया। तो हमारी कंट्री में लगभग 46 लाख जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, चाहे वो किसी भी ओहदे पर काम करते हैं, बी ग्रेड, ए ग्रेड, सी ग्रेड, तो उनको सबको किस तरीके से अपनी कल्चर के साथ में और अपने लोगों के साथ में कनेक्ट करना है ग्राउंड लेवल पर, उसके लिए यहां पर ये मिशन स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा किस पर्टिकुलर फील्ड से है यहां पर ये, तो ये हल्का सा आइडिया रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में। आप लोगों से एनसीआरबी के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, क्योंकि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री में जो कि कई सारे तरीके का डेटा इकट्ठा करती है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों से इसे पूछा गया कि एक्सीडेंट और जो डेथ से रिलेटेड यहां पर या फिर सुसाइड से रिलेटेड जो डेटा है यहां पर ये इकट्ठा किया जाता है, तो एनसीआरबी, ठीक है, एनसीआरबी, तो इसको बोलते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में यहां पर आती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ
होम अफेयर के अंडर में आती है, ठीक है। नेशनल क्राइम ऑफ रिकॉर्ड ब्यूरो, सीधा सीधा नाम से समझ सकते हैं कि जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है उनके बारे में रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाता है, बेसिकली डेटा, ताकि सामने रखा जा सके और उसके ऊपर स्टडी की जा सके कि कैसे कैसे इसको हम लोग कम कर सकते हैं। करंट जो डायरेक्टर है इसके, ये कौन है, ये आप लोगों को बताना है। 1986 में यहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है और कई सारी जो रिपोर्ट वगैरह है इसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है ताकि लोग भी उनको समझ सके और उनका रेफरेंस दिया जा सके कि यार देखो इस एरिया में ना इतना क्राइम हो रहा है, कैसे उस क्राइम को कम कर रहे हैं, तो उन सबके मुद्दे के ऊपर स्टडी की जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनके द्वारा यहां पर बेसिकली पब्लिश की जाती है। तो ये यहां पर हमारी कंट्री में कई सारे रिकॉर्ड, कई सारे डेटा जो है ये उसको बेसिकली प्रस्तुत करती है। तो आप लोगों से क्वेश्चन बने, बाकी आप लोग मेंशन भी कहीं पर कर सकते हैं इसके बारे में कि हाँ ये इसके द्वारा क्या क्या किसके द्वारा ये डेटा प्रस्तुत किया जाता है। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये काम करती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में एक महान पर्सनैलिटी थी जिनका नाम था केशवानंद भारती। तो उनकी केशवानंद भारती जी की डेथ हुई, तो उसके चलते इनके द्वारा अपना दुख व्यक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हमारी कंट्री में, जो आज के में संविधान की स्ट्रक्चर है उसको बेसिकली एक बेसिक स्ट्रक्चर का जो दर्जा प्रोवाइड कराया गया वो इन्हीं के केस के द्वारा प्रोवाइड कराया गया। 1973 का जो केशवानंद भारती का केस था, केशवानंद भारतीय केस से पहले बेसिक स्ट्रक्चर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, इसीलिए 42वां संविधान संशोधन किया गया हमारे संविधान में 1976 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा, और इतना बड़ा चेंज कर दिया गया कि उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलने लगे। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब छोटा सा संविधान तैयार कर दिया, इतना सारा चेंज उसके अंदर किया गया। तो केशवानंद भारती जी का केस आया जब यहां पर, इसी केस के बारे में यहां पर बात करते हैं। तो ये जो केस था यहां पर, इसी के चलते चीजें देखने को मिली कि यार बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये सारी चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए, आगे फ्यूचर में कोई ऐसी कंडीशन न बने। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये ऐसा किसी को नहीं पता है बेसिकली, पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हाथ में पावर है कि बेसिक स्ट्रक्चर को वो टाइम टू टाइम डिफाइन करता रहेगा। ये पावर सुप्रीम कोर्ट के हाथ में यहां पर दे रखी है, ठीक है। तो ये यहां पर केस है, बेसिकली इसके बारे में याद रखिएगा क्योंकि पर्सनैलिटी की डेथ भी है, तो क्वेश्चन भी आप लोगों से डायरेक्ट बैकग्राउंड में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहां पर आप लोगों से पूछे सबसे ज्यादा दुनिया में अगर लार्जेस्ट नेटवर्क रोड का कहां पर है, तो कहां पर है, तो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में। दूसरी कौन सी कंट्री है, तो हमारी कंट्री के जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर उनके द्वारा बताया गया कि इंडिया जो है फिलहाल अभी यहां पर दूसरे नंबर पर है, जिसके द्वारा जो ट्रेमेंडस जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है अभी यहां पर एक्सप्रेस वेज और जो हाईवेज का, आप लोगों ने देखा होगा दुनिया भर के रास्ते कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं हमारी कंट्री में। तो यहां पर सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क रोड का बोला गया इनके द्वारा, ठीक है। तो ये डेटा गवर्नमेंट के द्वारा प्रस्तुत किया गया, ओके। आगे चलते हैं, यहां पर बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, इसी के साथ में यहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि न्यू दिल्ली में है, इनके द्वारा मिलकर सेट किया गया यहां पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल रिसर्च, यानी कि जो ट्राइबल कम्युनिटी हमारी कंट्री में उनके ऊपर रिसर्च किया जाएगा, जो आदिवासी हैं, और उनकी लाइफ को कैसे और सही डायरेक्शन हम लोग दे सकते हैं, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो क्वेश्चन बन जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल रिसर्च जो है ये कहां पर स्टैब्लिश किया गया, तो यहां पर ये न्यू दिल्ली के अंदर जो यहां पर बेसिकली कैंपस है IIPA का, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसके अंदर यहां पर स्टैब्लिश किया गया ताकि ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा जैसे कि आप लोग जैसे अब बात की जाती है, तो हमारी कंट्री के अंदर 5th और जो 6th शेड्यूल है, ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं। तो 6th शेड्यूल जो है यहां पर, ये मैंने आप लोग कई बार बताया भी कि ATM, ठीक है, ATM यानी कि जो ATM है उसके अंदर मनी है, मनी नहीं है ATM के अंदर में, ठीक है। तो बताया भी था मैंने। तो 6th शेड्यूल यहां पर इंप्लीमेंट किया जाता है। ये कौन कौन से राज्य हैं, इनका नाम चलिए आप लोग बताइए, देखता हूं किस किस को याद है। पॉलिटी के अंदर भी जो लेक्चर लिए थे उसमें डिटेल में आप लोग ये सारी चीजें बताई थी मैंने, तो याद रहना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजुविनेशन, ये किसके अंडर आता है, तो सीधी सीधी बात है यार, पानी के बारे में बात की जा रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आता है। इनके द्वारा लॉन्च किया गया वाटर हीरोज, यानी कि किसके द्वारा अपना जो पानी को सेव करने का कोई प्रक्रिया अगर लाई गई है तो उसकी इंफॉर्मेशन शेयर की जाए, तो वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज। तो यहां पर ये कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया गया था इनके द्वारा सितंबर के महीने में। इससे फायदा क्या है, जैसे कि मैं आप लोगों को बोलता हूं कि अगर आप लोग लेक्चर सुनते हो और आप लोगों को लगता है लेक्चर आप लोगों को फायदा पहुंचा रहा है, तो इस लेक्चर को दूसरों तक पहुंचाइए। अगर दूसरों तक लेक्चर नहीं आप लोग पहुंचाते तो जो भी आप लोगों ने सीखा है वो किसी न किसी को आप लोग जरूर सिखाइए। तो इससे क्या होगा, देखिए कई सारे लोग जो हो सकते हैं आपसे इंस्पायर होकर उनकी लाइफ चेंज हो जाए, तो कुछ भी एक अच्छा काम वहां पर हो सकते हैं। तो सीधा सीधा मतलब ये होता है, अगर किसी की स्टोरी आप लोग को पता चलेगी, आप लोग को पता चलेगी स्टोरी, तो उससे आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि अच्छा ये चीजें ऐसी हो रही हैं, ठीक है। आप लोग को कुछ नया सीखने को मिल सकता है, हो सकता है आपकी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाए। तो कई सारे एरिया में ऐसी स्टोरीज चेक करने की कोशिश की जाती है ताकि उनको अंडरस्टैंड किया जा सके। तो वाटर हीरोज जो है यहाँ पर उनकी स्टोरी के बारे में बात की जाती है।
उनकी इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश की जाती है कि कंजर्वेशन और मैनेजमेंट कैसे किया जा रहा है, लोग अलग अलग कैसा तरकीब लगा रहे हैं। वो नहीं कहते कि यार तिगड़मबाजी लगाकर इसने पानी को सेव कर दिया, तो सबकी तिगड़मबाजी सबके सामने आएगी, तो हो सकता है किसी की तिगड़मबाजी से कोई फायदा उठाकर कुछ और तिगड़मबाजी लगाकर कुछ नई तिगड़मबाजी क्रिएट कर दे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा ये कॉन्टेस्ट यहाँ पर लॉन्च किया गया, वाटर हीरोज। ठीक है, तो याद रखेगा वाटर यानी कि पानी और जल शक्ति मिनिस्ट्री। ठीक है, तो कि गजेंद्र शेखावत साहब के अंडर में है। ठीक है, आगे बात करते हैं, बात की जा रही है फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए पहली बार यहां पर इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाए क्लीन एयर का, तो ये 7 सितंबर 2020 में यहां पर ये स्टार्ट किया गया, क्योंकि एयर पोल्यूशन जो है वो इतना बड़ा मुद्दा आज के डेट में बन चुके हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर के जो लोगों की जान जा रही है, तो उसको कैसे हम लोग सही डायरेक्शन में लेकर चल सकते हैं, उसके बारे में क्या अवेयरनेस फैलाई जा सकती है। तो हेल्थ, प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमी और इन्वायरमेंट हर लेवल पर एयर पोल्यूशन का इंपैक्ट पड़ता है, तो इसके चलते ये डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया। और कोविड-19 के चलते यहां पर चीजें भी सामने निकल कर आई यार, काफी अच्छा कुछ चीजें यहां पर देखने को मिली, तो उसकी वजह से भी यहां पर ये न्यूज में था। ठीक है, एक आइडिया रखिएगा आप लोग, खासकर हेल्थ के बारे में बात करते हैं, और जब बात करते हैं यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर भी, तो देखिए क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात की जाती है। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है यहां पर इन्वायरमेंट को कैसे सही रखना है, सहज कर रखना है, उसके बारे में भी ये बात करते हैं। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात की जा रही है यहां पर एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के बारे में। ये एनर्जी इफिशिएंसी जो सर्विस लिमिटेड है यहां पर ये, तो इसके साथ में यहां पर सुपर एनर्जी सर्विस जो कंपनी है, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आती है। तो इनके द्वारा 250 के करीब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, टाटा मोटर्स और हुंडई के द्वारा यहां पर ये व्हीकल बेसिकली इसका प्रोसीजर का ऑर्डर किया गया। देखिए आज की डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल को काफी आगे लेकर चलने की कोशिश की जा रही है, तो एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड जो है वो इस फील्ड में काफी काम करती है कि कैसे हमारी कंट्री में ऐसा कुछ काम किया जाए जिससे एनर्जी जो है उसको इफिशिएंटली यूज किया जा सके। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, हालांकि ज्यादा तो नहीं पर फिर भी हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू साहब के द्वारा हमारी कंट्री में रिसेंटली रिलीज किया गया यहां पर एक रिपोर्ट जिसको बोलते हैं द स्टेट ऑफ यंग चिल्ड्रन इन इंडिया। ठीक है, जो यंग चिल्ड्रन है, इनके जो यंग बच्चे हैं उनकी क्या स्टेट है, उसके बारे में यहां पर उनकी क्या व्यवस्था है, उसके बारे में यहां पर तैयार ये बेसिकली रिलीज किया गया, किसके द्वारा, वेंकैया नायडू साहब के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा किसके द्वारा रिलीज किया गया। दूसरे यहां पर ये जो अर्ली चाइल्ड जो डेवलपमेंट होता है, बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद में जो स्टार्टिंग का जो फेज होता है, क्या क्या फैसिलिटी यहां पर होनी चाहिए और क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो प्रिपेयर किसके द्वारा किया गया है, तो मोबाइल क्रैच, जो बेसिकली एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है। क्रैच क्या होता है, क्रैच होता है जब बच्चे को फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। मान लीजिए कोई मदर है, उसका बेबी है कोई लगभग 1 साल का, ठीक है, और वो काम करने चलेगी, तो वहां पर बच्चे के लालन पालन के लिए कुछ थोड़ा सा रहन सहन के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए, तो उसको क्रैच फैसिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मोबाइल क्रैच के द्वारा बेसिकली पॉलिसी एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा कि अंडर प्रिविलेज जो चिल्ड्रन है अक्रॉस द इंडिया, उनके ऊपर काम किया गया। टॉप परफॉर्मर जो स्टेट थे यहां पर केरला, गोवा, त्रिपुरा और तमिलनाडु थे। बाकी राज्य जो है वहां पर खस्ता हालत है बच्चों की। ठीक है, देखिए बच्चे पैदा करना अलग बात है, पर लेकिन रियलिटी में बच्चों को लेकर आगे बढ़ना, उनको हस्तपुष्ट तरीके से सही चीजें प्रोवाइड कराना, वो एक अलग बात है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के द्वारा अनाउंस किया गया 4th एडिशन बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। ठीक है, तो ये पहले तो यही होगा कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान जो है वो किसके द्वारा अनाउंस किया गया, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंस किया गया। कौन सा एडिशन था, तो 4th एडिशन था। तो यहां पर जो रैंक दी गई, यहां पर इंप्लीमेंट कौन कौन यहां पर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये स्टार्ट किया गया था 2015 में, और अभी इसका 2000 जो यहां पर अभी इसका ये फिलहाल जो 2020 में इसका 4th एडिशन देखने को मिला। तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इसको रिलीज किया गया। ठीक है, अनाउंस किया गया इनके द्वारा, रिलीज किया गया इनके द्वारा। दोनों जो मिनिस्ट्री है यहां पर, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है ये निर्मला सीतारमण जी के अंडर में आती है। ठीक है, तो ये है बेसिक इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल लिटरेसी डे के बारे में बात की जा रही है। तो सितंबर 8 को सेलिब्रेट किया जाता है लिटरेसी, यानी कि किसी को क्या एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करानी है उसके बारे में बात करते हैं। तो लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड, ये थीम है अब की बार, क्योंकि आप लोगों को पता है कोविड-19 के चलते जो ऑफलाइन सब चीजें चल रही थी, सारी चीजें बंद हो गई और ऑनलाइन जो है एक ऐसा मीडियम बन गया कि इसके अलावा कुछ सोचा नहीं, सब घरों में बंद है। तो उसके चलते कंडीशन ये देखने को मिली। तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी बच्चों को, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी टीचर्स को इस क्राइसिस में, तो सारी बातों पर फोकस देकर चलने की कोशिश की गई। तो इंटरनेशनल जो लिटरेसी डे है यहां पर, ये इसका अगर आप लोगों से बात की जाए कि एक तरीके से एजुकेशन के बारे में कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 4 है वो यहां पर क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात करता है। ठीक है, तो यहां पर लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग कोविड-19 क्राइसिस ये थीम और फोकस एरिया यूथ एंड एडल्ट, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में बच्चों को सही एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए तो उनका फ्यूचर संवर जाता है, तो इसलिए काफी इंपोर्टेंट यहां पर हो जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट न्यूज है यहां पर बात की जा रही है 6 एनजीओ के बारे में। 6 एनजीओ जो है उनको रिसेंटली अभी यहां पर बैन किया गया लाइसेंस, खासकर जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसको याद रखिएगा आप लोग, एफसीआरए बोलते हैं इसको। ये आप लोग एफसीआरए बाय वीर सर्च कीजिएगा तो एक पूरी वीडियो आएगी आप लोगों के सामने, उसमें डिटेल में मैंने सारी चीजें बताई हैं, पूरा इसको समझाया कि ये क्या है। एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग यहां पर देता हूं। एफसीआरए का मतलब फॉरेन से अगर कोई कंट्रीब्यूशन आ रहा है, यानी कि कोई कंट्री जो है उसमें कोई एनजीओ है हमारी कंट्री में आकर इन्वेस्टमेंट कर रही है हेल्थ में, एजुकेशन में, तो कई बार गलत तरीके से उस पैसे का मिसयूज भी किया जाता है। तो हमारी कंट्री में जो होम मिनिस्ट्री है उसका ये एक्ट है, वो चेक करती है कि कहां से पैसा हमारी कंट्री में आ रहा है ताकि उसको मिसयूज न किया जा सके। तो इसके चलते यहां पर कई सारी जो एनजीओ है उनमें से ग्रीन पीस भी एक थी, जिसकी वर्किंग पर यहां पर अभी बैन लगाया गया और उसकी वजह से ये एक्ट काफी ज्यादा न्यूज में आ गया था। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी कि बाहर से कोई भी कंट्रीब्यूशन आता है तो उसको रेगुलेट करने का एक्ट है यहां पर हमारी कंट्री में, होम मिनिस्ट्री यानी कि अमित शाह जी के अंडर में आता है। ओके, दिल्ली हाई कोर्ट के बारे में बात की जा रही है, इसके द्वारा ग्रांट की गई 12 वीक यहां पर यूनियन गवर्नमेंट को कि यार आप लोग डिसाइड करो कि आसाम राइफल का आप लोग करना क्या है। आसाम राइफल हमारी कंट्री में ये एक ऐसी बेसिकली आप लोग एक फोर्स बोल सकते हैं जो कि म्यांमार वाले बॉर्डर पर काम करती है, ठीक है। पर लेकिन इसके अंडर सबसे जो बड़ी दिक्कत है यहां पर आसाम राइफल के द्वारा भी ये बातें बोली जाती हैं, ये जो है 2 मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। तो काफी लंबे समय से यहां पर ये प्रोसीजर चल रहा है कि इनको किस मिनिस्ट्री के अंडर में लेकर आना है, ठीक है, क्योंकि ये काफी बड़ा रोल रहता है कि जब यहां पर दो आप लोगों ने घर में 2 मुखिया हो गए हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलेगी किसकी चलेगी। तो अगर पता चला कंट्री में 2 प्राइम मिनिस्टर हो गए, सोच के चलिए जैसे अफगानिस्तान में 2 प्रेसिडेंट अपने आप को बोल रहे थे कि हम दोनों प्रेसिडेंट बनेंगे, तो क्या कंडीशन है अफगानिस्तान की, तो एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा माहौल आप लोगों को देखने को मिलता है। तो उसी के बारे में बात की जा रही है यहां पर कि 2 के अंडर कंट्रोल रहता है तो फिर समझ में नहीं आता है सही डायरेक्शन में क्या चलती है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके बारे में, ये म्यांमार बॉर्डर को बेसिकली ये टैकल करती है। आप लोगों से डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर बीएसएफ, इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर बीएसएफ, सीधी बात है, पाकिस्तान बांग्लादेश एक ही था तो बीएसएफ भी काम करेगी यहां पर, ठीक है। इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान को याद रखेगा तो सशस्त्र सीमा बल हो गई, इंडो चाइना पे सीधी बात है आईटीबीपी होगी, ठीक है। और इंडिया म्यांमार के बॉर्डर पर, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, क्योंकि म्यांमार में भी यहां पर काफी ज्यादा दिक्कत चल रही है, तो उसके चलते आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि म्यांमार में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का तख्ता पलट कर दिया गया। तो आसाम राइफल यहां पर काम करती है। तो म्यांमार के साथ में हमारी कंट्री है, कौन कौन से राज्य बॉर्डर टच करते हैं, बहुत बार बताया आप लोगों को, रिवीजन कर लीजिए, थोड़ा सा बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात की जा रही है 3rd राष्ट्रीय पोषण माह के बारे में बात की जा रही है। राष्ट्रीय पोषण माह यानी कि एक तरीके से एक पूरा मंथ सेलिब्रेट किया जाता है, तो सितंबर का महीना राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि जो बच्चा और जच्चा है, यानी कि महिला और जो बच्चे हैं यहां पर, उनको दोनों की हेल्थ के बारे में फोकस दिया जा सके। और पोषण का फुल फॉर्म भी है यहां पर, ये याद रखिएगा 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। पोषण का मतलब है प्राइम मिनिस्टर यानी कि पीएम बेसिकली बात की जा रही है, ओवर रीचिंग स्कीम ऑफ होलिस्टिक नरिशमेंट, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म भी है। तो कई बार आप लोगों से फुल फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म देकर अगर कोई क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज मत होना, मैच करने के लिए आ जाएगा कि पोषण का मतलब क्या है, ठीक है। तो आप लोगों से बोल देंगे किस फील्ड में काम किया था, पोषण क्या है यहां पर, ये बोल देंगे पोषण एक सैटेलाइट का नाम है, ठीक है। तो कुछ भी इस तरीके से आप लोग कंफ्यूज करने के लिए बातें की जा सकती है। और जो मिनिस्ट्री है यहां पर, ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है, मिनिस्ट्री वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, ये जो डे है यहां पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि खासकर अपनी कंट्री के अंदर भी, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी कई बार जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है ताकि बच्चे पढ़ न सके। पढ़ेंगे तो वो अपना कुछ करियर ढंग से संवारेंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो जैसे उनको चाहे वैसे टैकल किया जा सकता है। तो 9 सितंबर को ये डे देखने को मिलता है। एम यही है कि कैसे जो मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन है जो अफेक्टेड कंट्री में, जैसे सीरिया में हो गए, ईरान में हो गए, इराक में हो गए, अफगानिस्तान में हो गए, तो उनके बारे में कैसे सोचा जाए, क्योंकि यार बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं आज के में। आप लोग अपने आप को ना खुशनसीब समझिए, आप लोग एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर आप लोग प्रॉपर वे में, आप लोगों के पास बहुत सारे साधन हैं, आप लोगों के पेरेंट्स आप लोगों को सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं, तो उनका शुक्रगुजार आप लोगों को होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स भी हैं, तो वहां पर माहौल देश का ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो खाने के लिए खाना भी नहीं मिल रहा है, एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है। तो ये सारी चीजें हैं, तो अपने आप को खुशनसीब समझना चाहिए डेली, ठीक है। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन, तो ये बेसिकली फोकस किया था और फर्स्ट टाइम ये डे सेलिब्रेट किया गया 2020 में, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी आ गई कि यहां पर देखने को मिला कि यार क्या क्या सिचुएशन चल रही है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डे है, जो कि इंपॉर्टेंट डे स्टार्ट किया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा कांग्रेचुलेट किया गया डीआरडीओ को, किस लिए, डीआरडीओ के द्वारा यहां पर HSTDV, क्या मतलब इसका, हाइपरसोनिक टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल, ये यहां पर बेसिकली ये इनके द्वारा सक्सेसफुल फ्लाइट इसकी लॉन्च की गई, ठीक है।
कहां से लॉन्च की गई? तो ये उड़ीसा में जो व्हीलर आइलैंड है, ठीक है, व्हीलर आइलैंड बेसिकली जिसको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लॉन्च आइलैंड का नाम दिया गया, उड़ीसा के अंदर है, तो यहां से ये चीजें देखने को मिली। तो अगर कोई मिलिट्री से रिलेटेड कोई इक्विपमेंट है, कोई ऐसी चीजें हैं, तो याद रखिएगा वो सारे काम किए जाते हैं हमारी कंट्री में डीआरडीओ के द्वारा, ठीक है। पर लेकिन अगर कोई ऐसा काम है जो बेसिकली सैटेलाइट वगैरह वो सब डेवलपमेंट के, तो वो सारे काम करती है इसरो। तो डीआरडीओ बेसिकली नाम से ये डिफेंस के बारे में बात करती है, ठीक है, और इसरो जो है बेसिकली वो काम करती है डेवलपमेंट के लिए, नॉर्मली सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। ओके, आगे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा यहां पर लॉन्च किया गया, ये नाम था इसका बेसिकली क्या नाम था यहां पर? ये था पत्रिका गेट। तो पत्रिका गेट यहां पर पूछा जाए किसके द्वारा और कहां पर लॉन्च किया गया, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा जयपुर में इसको इनॉग्रेट किया गया। तो नाम कहां से निकल कर आया? तो राजस्थान पत्रिका का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उससे इसका नाम निकाल कर लाया गया। देखिए इंस्पायर्ड कहां से हुआ, तो कई सारी पुरानी आर्किटेक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगी, जैसे झरोका, ठीक है, पोल्स, इसी के साथ में पवेलियन, नेक्स्ट यहां पर जो बेसिकली जो छतरीज होते हैं, ये कई तरीके ऐसे चीजें बनाई जाती हैं। और राजस्थान में तो राजा रजवाड़ाओं का इलाका माना जाता है यार राजस्थान। तो आप लोग कभी राजस्थान में घूमने जाओ तो आप लोग ये सारी चीज देखिएगा, बहुत ही शानदार शानदार महल आज के लिए भी देखने को मिलते हैं, कई बार मूवीज में भी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो राजस्थान हमारी कंट्री में एक जीता जागता कल्चर का उदाहरण है। एक बच्चे के द्वारा तो बोला भी गया था खैर ऐसा हमारे राज्य के अंदर में इतना सारा बेसिकली हिस्ट्री का पोर्शन है कि हमको डर लगता है कई बार कि इतना तो पूरी देश की हिस्ट्री नहीं, इतनी हमारी राजस्थान की हिस्ट्री है, ठीक है। तो ये भी चीजें हैं, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, ठीक है, जो राज्य नए नए बने, उत्तराखंड जैसे कि नए नए बने 2000 के बाद में, ठीक है, तो उनके बारे में बात की जाए, उत्तराखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, तो ये वो राज्य हैं जहां पर नई नई हिस्ट्री क्रिएट हुई है अभी, ठीक है। तो ये राज्य के काफी फायदे भी रहते हैं, कुछ फायदे कुछ नुकसान है, चलिए कोई नहीं, पर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के बारे में। सुसाइड एक इतना खतरनाक आज के दिन में दिक्कत बन चुकी है सोसाइटी के अंदर। अगर रिलेशनशिप में बात करें लोग सुसाइड कर रहे हैं, फैमिली के मैटर में लोग सुसाइड कर रहे हैं, एजुकेशन का प्रेशर आ गया लोग सुसाइड कर रहे हैं, जॉब चली गई लोग सुसाइड कर रहे हैं, मतलब कुछ भी देखे तो सॉल्यूशन सुसाइड, पर लेकिन रियलिटी में सॉल्यूशन नहीं होता, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली बात हो जाती है। तो इसी के बारे में बात की जा रही है कि वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड, यानी कि मिलकर हम लोग काम कर सकते हैं। कोई भी पर्सन अगर ऐसा लगे, कोई ऐसी जिसके दिमाग में ऐसे भेदभाव आ रही है, ऐसे कोई एक फालतू के विचार आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो देखिए अपने आप भी आप लोग इसको सही कर सकते हैं। अगर कोई अवेलेबल नहीं हो, खुद के माइंड में भी ऐसे विचार कभी कभी आ जाते हैं, तो अपना जो वॉलेट होता है, पर्स होता है, उसमें हमेशा अपने मम्मी पापा की पिक्चर आप लोग रखिए, और कोशिश ये कीजिए कि अपने मम्मी पापा से आप लोग लगभग 2 दिन में या फिर 3 दिन में रेगुलर आप लोग बात कर लीजिए, डेली कर लीजिए, तो और भी ज्यादा बेटर है। इससे आप लोगों के अंदर जो है ना थोड़ा सा एक माइंड जो है वो आप लोग उसको समझ पाएंगे कि अगर कल को कोई ऐसी दिक्कत पड़ती है तो आप लोगों के मम्मी पापा का क्या होगा। तो ये फालतू की चीजें नहीं आएंगी और आप लोग अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। देखिए प्रॉब्लम हर एक इंसान की लाइफ में, पर लेकिन सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड रखकर आप लोगों को चलना है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, जैसे आप लोग 3 इडियट मूवी भी देखी होगी ना, आमिर खान वाली, वो ठीक है यार, ऑल इज वेल बोलो और काम करते रहो, क्योंकि वही एक तरीका है आगे बढ़ने का। प्रॉब्लम है थोड़ी देर के लिए, तो जिंदगी में प्रॉब्लम हमेशा नहीं रहने वाली है, लेकिन अगर आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे तो कई सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन आप लोग निकाल पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात की जा रही है फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर के बारे में। तो यहां पर यह है नीलकांत भानुप्रकाश, ठीक है। तो यहां पर नीलकांत भानुप्रकाश जो है ये एक काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है आज के डेट में, एक एक्टिविस्ट भी है, और यहां पर ये मैथमेटिक्स के जादूगर के तरीके से बेसिकली इनको बोला जाता है। तो ये इनके द्वारा रिकॉर्ड बनाए गए यहां पर, और इनका एक कॉन्सेप्ट भी है विजन मैथ, ठीक है। तो ये इसके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। कई सारी यूरोपियन कंट्री जो है यहाँ पर एक तरीके से इंटरेस्टेड है यहाँ पर इनके इस विजन में कि किस तरीके से चीजों को आगे लेकर चले हैं, ठीक है। तो ये काफी एक अच्छा तरीका आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। देखिए ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो मुझे लगा कि आप लोगों को बतानी चाहिए। अभी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में ये बोला गया कि कई सारी दूसरी लैंग्वेज जो हैं उनको भी ऐड करके चलना है वहां पर लोकल एरिया में। तो यहां पर आप लोगों से डायरेक्ट ये क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि कई बार लैंग्वेज न्यूज में रहती है उस एरिया के मुद्दे के बारे में, वो लैंग्वेज वहां पर इस तरीके से, तो कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती है। तो संविधान के अंदर कितनी लैंग्वेज है आज के डेट में, अगर बात की जाए 8वें शेड्यूल के अंदर में, तो टोटल मिलाकर 22 लैंग्वेज है, ठीक है। डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली, ये जो लैंग्वेज ऐड की गई उससे पहले 14 लैंग्वेज थी। 14 लैंग्वेज में 4 ऐड कर दी गई, तो टोटल कितनी होगी, 18 लैंग्वेज होगी। तो ये जो 4 लैंग्वेज ऐड की गई, ये 92 यानी कि 92 जो अमेंडमेंट किया गया 2003 में, उसके द्वारा ऐड की गई, तो टोटल मिलाकर 18 होगी। फिर आगे चलकर यहाँ पर ये जो 18 लैंग्वेज होगी उसमें एक और ऐड की गई, यहाँ पर ये थी 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1967 में, तो फिर यहाँ पर 19 होगी। इसके बाद में कोंकणी, मणिपुरी और इसी के साथ में नेपाली, 3 लैंग्वेज और ऐड कर दी गई, ठीक है। तो टोटल मिलाकर 22 लैंग्वेज होगी। ये 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1992 में। तो पहला 92, दूसरा 21 और
पहला था यहाँ पर 92वां, ठीक है, 2003 में यहाँ पर ये, ठीक है, जिसमें 4 लैंग्वेज आप लोगों को देखने को मिली, ठीक है। एक यहाँ पर 21वां अमेंडमेंट था और एक था 71, ठीक है। तो सबसे पहले तो 21वां था, फिर था 71 और फिर था 92। तो इनके द्वारा टोटल मिलाकर 8वें शेड्यूल के अंदर 8 लैंग्वेज ऐड कर दी गई, जो कि 14 से लेकर 22 लैंग्वेज हो गई, ठीक है। तो 8वां शेड्यूल में 8 लैंग्वेज ऐड की गई, तो 22 लैंग्वेज है आज के संविधान के अंदर में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से इसके बारे में पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन अगर देखिए आप लोग एक बार बैठकर किसी चीज को जड़ से निकाल लेंगे ना, तो फिर क्वेश्चन आता रहे, अब आप लोग आंसर दे दोगे उसका आराम से, ठीक है। तो हल्का सा इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट, यहां पर आप लोगों को कई सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में बता दूंगा। इस तरह की चीजों से भी आप लोग क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं। तो एक ही टॉपिक की कई सारी इंफॉर्मेशन, जैसे गवर्नमेंट के द्वारा एक प्लान लॉन्च किया गया, नाम दिया गया इसका प्रोजेक्ट डॉल्फिन। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है, सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे डॉल्फिन हमारी कंट्री में पाई जाती है। तो कुछ तो नदियों के अंदर पाई जाती है और कुछ मैरीन यानी कि समुद्र के अंदर पाई जाती है, ठीक है। जो इसको गंगेटिक डॉल्फिन का नाम भी आप लोग जानते हैं। तो गंगेटिक जो डॉल्फिन है, इसको नॉर्मली आप लोग बोलेंगे इसको यहाँ पर, ये यहाँ पर प्लेटनिस्टा, ठीक है। तो यहाँ पर PLATANISTA, ठीक है। तो प्लेटनिस्टा बेसिकली गंगेटिका, तो इसका साइंटिफिक नाम इसको पुकारा जाता है। अगर बात करें हमारी कंट्री में, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना, ये बेसिकली इसी के साथ में कर्णाफुली, ये जो संगू रिवर जो सिस्टम है हमारी कंट्री में, यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इस पर्टिकुलर एरिया में टोटल पॉपुलेशन इंडिया के अंदर पाई जाती है लगभग 2500 से लेकर 3000 तक का। ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आती है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन की इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आती है। और गंगा एक्शन प्लान हमारी कंट्री में 1985 में लाया गया, जिसके चलते फर्स्ट शेड्यूल इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 का है, उसके तहत यहां पर इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिसेंटली अभी आप लोगों से पूछा जा सकता है, हमारी कंट्री में यहां पर बेसिकली बिहार के अंदर में, ठीक है, बिहार के अंदर में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी बनाएगी, तो ये बिहार के अंदर में है। तो बिहार वासियों के लिए तो स्टेट गवर्नमेंट का भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा। 2009 में इसको डिक्लेयर किया गया गंगेटिक रिवर डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ में नेशनल जो मिशन फॉर क्लीन गंगा सेलिब्रेट किया था 5 अक्टूबर को, और नेशनल जो गंगा रिवर डॉल्फिन डे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये कई सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह इकट्ठी इसलिए मैंने कर दी ताकि अगर क्वेश्चन आप लोगों के लिए बने तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर लिख लेंगे तो कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, तो तुरंत आंसर आप लोग दोगे। रिवीजन 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 जितनी बार भी बोलो उतना कम है, यही काम आने वाला है एट द एंड ऑफ द डे। वरना पढ़ कर तो पता नहीं कौन कौन क्या क्या जाता है और फिर वहां पर याद रहता नहीं है। तो इसलिए रिवाइज चीजों को ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, आईपीएस ऑफिसर चारू जो सिन्हा है वो फर्स्ट वुमेन कमांडर बनी यहां पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की, ठीक है। इससे पहले यहां पर एक और महिला का नाम याद रखिएगा, इनका नाम है यहां पर सोनल मिश्रा, आईपीएस ऑफिसर 1993 बैच की। तो ये यहां पर इनके द्वारा बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को हेड किया गया था, ठीक है। तो ये दो पर्सनैलिटी है जो कि आप लोगों से पर्सन स्पेसिफिक न्यूज में बातें पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट बात किया जाए गोविंद स्वरूप के बारे में, तो गोविंद स्वरूप जो है यहाँ पर ये रेडियो एस्ट्रोनॉमी के इंडिया में काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहे। रिसेंटली अभी इनकी डेथ हुई 91 की एज में। इनको फादर ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमी यानी कि जो खगोल शास्त्र होता है उसके फादर भी इनको बोला जाता है। तो गोविंद स्वरूप नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो नाम तो सुना ही होगा गोविंद स्वरूप, ठीक है। तो पता होना चाहिए बेसिकली। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम जिसको SVEP बोला जाता है, ये किसके लिए है, क्वेश्चन बन जाएगा। तो गांव के एरिया में डेवलपमेंट करने के लिए है। ये किसके थ्रू इंप्लीमेंट किया है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन यानी कि DAYNRLM के थ्रू इसको इंप्लीमेंट किया है। क्या है बेसिक पर्पज कि गरीबी को कैसे मिटाना है, ठीक है। तो ये है इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं, बात की जा रही है यहां पर वर्ल्ड सोलर जो टेक्नोलॉजी समिट के बारे में। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बन जाएगा किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करेगी, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो था उसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया 2020 में। तो फर्स्ट थी इसलिए भी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाती है। ऑर्गेनाइजर कौन कौन थे यहां पर इसके साथ में, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जो कि वर्क कर रही थी विद ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर, तो मिलकर काम किया गया। टोटल मिलाकर जो कंट्री रजिस्टर 149 यानी कि 149 कंट्री, ये इनका फोकस ये था कि अफोर्डेबल और सस्टेनेबल क्लीन एनर्जी हम लोग ला सकें। देखिए आज के दिन में अगर एनर्जी के बारे में आप लोग बात करते हैं तो सीधा सीधा फंडा ये रहता है कि कोयले से एनर्जी नहीं क्रिएट करनी है, भाई साहब दूसरी चीजें जला फुलाकर आप लोगों को एनर्जी नहीं क्रिएट करनी है। तो सबसे शानदार और सबसे आसान और सबसे जो बेसिकली क्लीन तरीका कौन सा है एनर्जी क्रिएट करने का, तो वो है यहाँ पर अफोर्डेबल सस्टेनेबल एनर्जी, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया और इसी के साथ में आप लोगों जो विंड एनर्जी हो गया, सबसे प्यारा तरीका है वो। तो ट्राइपार्टाइट यहाँ पर बेसिकली एक एग्रीमेंट भी देखने को मिला इसमें, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, वर्ल्ड बैंक, ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक मिलकर काम कर रहा है और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो ये तीनों के द्वारा मिलकर यहां पर बेसिकली काम किया गया कि कैसे हम लोग आने वाले टाइम में
रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर और अच्छे से फोकस देकर चीजों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहां से एक बेसिक सी प्यारी सी ये न्यूज है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। ओके, आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट बात की जा रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा पीएम मत्स्य संपदा ये योजना लॉन्च की गई। तो पहले तो पूछा जाएगा पीएम मत्स्य संपदा योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा। कहां पर लॉन्च की गई? बिहार में लॉन्च की गई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। मत्स्य संपदा मतलब मछली पालन से रिलेटेड बात की जा रही है, ताकि जो फिशरी सेक्टर का जो एक्सपोर्ट है उसको डबल कर सके 3 से 4 साल के अंदर में। एस्टिमेशन ये है कि एडिशनल लगभग 70 लाख के करीब टन जो है हम लोग बढ़ाएंगे इसको 2024-25 तक का, और इससे एडिशनल इंप्लॉयमेंट भी क्रिएट होता हुआ आप लोग यहां पर नजर आएगा। तो यानी कि एक तरीके से कोशिश ये की जा रही है कि लोगों के हाथ में ऑल्टरनेटिव इंप्लॉयमेंट जनरेट कोशिश की जा रही है करने की। तो मत्स्य संपदा योजना बिहार से लॉन्च की गई। आगे बात करते हैं यहां पर हमारी कंट्री में अगर बात करें 96.2 लिटरेसी जो रेट है वो है केरला का। तो केरला यहां पर हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा लिटरेट यानी कि मोस्ट पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? तो वो है केरला, याद रखेगा। ये किसके द्वारा डेटा प्रस्तुत किया गया? तो नेशनल स्टैटिस्टिकल जो ऑफिस है यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में एनएसओ बोलते हैं ना, उसके द्वारा डेटा प्रस्तुत किया गया। तो आप लोगों को पूछा जाएगा कि सबसे जो कम पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है इसके डेटा के हिसाब से? तो 66.4%। इसमें कौन है? इसमें आंध्र प्रदेश। यानी कि केरला सबसे पढ़ा लिखा राज्य है और आंध्र प्रदेश सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य है हमारी कंट्री के अंदर में। ये यहां पर एनएसओ के द्वारा बताया गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। इसमें यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है, मेल जो है हमेशा वो ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर टू फीमेल। यानी कि जो मेल पार्ट है वो ज्यादा पढ़े लिखे मिलते हैं नॉर्मली फीमेल के, क्योंकि आप लोगों ने देखा कई बार लड़कियों को बीच में उनकी एजुकेशन छुड़ा दी जाती है, तो ये दिक्कत देखने को मिलती है। तो उसके चलते यहां पर बेसिकली बात है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, आप लोग कंपेयर होना चाहिए। इसीलिए अगर कहीं पर आप लोग इंटरव्यू के अंदर भी जा रहे हैं तो ये सारी बातें आप लोग बोल सकते हैं कैसे आप लोग इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर बात की जा रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में क्या बात की जा रही है तो इसको समझ लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर 500 मिलियन का लोन साइन किया गया। किसके लिए? क्योंकि देखिए दिल्ली जो है ना वो हमारी कंट्री में काफी ज्यादा कंजेस्टेड हो चुकी है। तो तरीका ये था कि किस तरीके से आप लोग यहां पर इसको कंजेस्टेंस को कम कर रहे हैं। तो दिल्ली के आसपास वाला रीजन जो एनसीआर वाला रीजन है, उस एनसीआर वाले रीजन में क्या क्या डेवलपमेंट किया जा सकता है, तो इनका ये फोकस रहता है। तो 82 किलोमीटर का दिल्ली मेरठ ये यहां पर रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहां पर बनाया जा रहा है, ताकि दिल्ली के ऊपर जो डिपेंडेंसी है लोगों की खत्म की जा सके और आसानी से मेरठ तक सामान पहुंचाया जा सके। और मान लीजिए कोई मेरठ से काम करने आ रहा है, ठीक है, दिल्ली आया और आकर तुरंत वापस चला गया, तो ये तरीका यहां पर खोजने की कोशिश की जा रही है। तो 1 बिलियन की फैसिलिटी में से 500 बिलियन और यहां पर इनके द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं। तो ये यहां पर एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में है, इसके द्वारा यहां पर यह हेल्प प्रोवाइड कराई जा रही है हमारी कंट्री में। ठीक है, तो अगर उत्तर प्रदेश से आप लोग निकल कर आते हैं तो आप लोगों के लिए और भी ज्यादा यहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा वैसे भी आइडिया रखिएगा। ओके, आगे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर अभी जो बेसिकली स्टे लगाया गया मराठा कम्युनिटी के रिजर्वेशन के लिए, यहां पर कि मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन नहीं देना है जॉब के अंदर, एजुकेशनल के अंदर एक्स्ट्रा जो रिजर्वेशन की बात की जा रही थी, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो रोका गया, किस बेस पर रोका गया? तो एक केस है हमारी कंट्री में जिसको इंदिरा साहनी का केस बोलते हैं। इंदिरा साहनी का केस आया था यहां पर 1992 में। हालांकि अभी इसको रिव्यू भी किया जा रहा है, इसके जो केस है इंदिरा साहनी का जजमेंट। तो यहां पर बोला गया कि कैसे आज की क्या कंडीशन चल रही है जिसके चलते आप लोग चीजों को नॉर्मल कर सकते हैं। तो यहां पर 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए राज्य के अंदर में। तो ये यहां पर इस केस के द्वारा यहां पर बातें निकलकर सामने आई, पर लेकिन फिर भी कंडीशन रुकती नहीं है, तो उसके चलते ये चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगी इसके बारे में, तो पता होना चाहिए कम से कम आप लोगों को। ओके, आगे चलते हैं। यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे के बारे में। तो 12 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और यहां पर थीम जो है फर्स्ट एड सेव लाइफ। फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, आप लोग की गाड़ी में कम से कम कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए, कुछ मरहम पट्टी का कुछ सामान होना चाहिए, ताकि तुरंत वहां पर खून अगर चल रहा है उसको खून को रोका जा सके बहने से। ठीक है, तो इस तरीके का ये फर्स्ट एड की सर्विस प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है। तो उसी के बारे में यहां पर ये थीम भी है। और खासकर फिलहाल के टाइम पर एक्सीडेंट की वजह से हमारी कंट्री में आप लोगों को बताएं कि लगभग 1.5 लाख के करीब लोगों की जान जाती है। तो इसके चलते टारगेट ये है ताकि लोगों की जान भी कम जाए, तो इसके चलते कई सारे प्रोविजन यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा कई सारे स्टेप उठाए गए। ठीक है, तो उसके चलते भी ये न्यूज में रहता है। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी एक इंस्टीट्यूशन के बारे में। इंस्टीट्यूशन का नाम है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के रिसेंटली अभी यहां पर चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए बीजेपी के फॉर्मर एमपी प्रेस रावल साहब। ठीक है, तो प्रेस रावल बाबू भाई। ठीक है,
तो इनको अपॉइंट किया गया। तो यहां पर ये बेसिकली जो ये बॉडी है, ठीक है, इसमें 4 साल की इनकी टर्म रहने वाली है और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसको सेटअप किया गया था संगीत नाटक अकादमी के थ्रू 1959 में, ठीक है। तो 1959 में यहां पर इसको बनाया गया था। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं छोटे मोटे वनडे टाइप के एग्जाम में, तो हल्का सा आइडिया रखेगा। कोच्चि कंट्री में फर्स्ट सिटी ऐसी बन चुकी है जहां पर वाटर ट्रांसपोर्ट जो है, ठीक है, उसके थ्रू यहां पर चीजों को बेसिकली वाटर ट्रांसपोर्ट किया गया, इंटीग्रेटेड एज ए फीडर सर्विस टू द मेट्रो, ठीक है। तो ये यहां पर अभी कोच्चि के अंदर आप लोगों को देखने को मिला, ज्यादा नहीं पर हल्का सा पता होना चाहिए। नीति आयोग के बारे में अगर बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। तो नीति आयोग के द्वारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो इंडेक्स है उसके बारे में अगर बात की जाए तो यहां पर हमारी कंट्री में कैसे किस किस लेवल पर पॉवर्टी है तो उसके पैरामीटर को तैयार किया गया स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर में, और इसी के चलते स्टेट रिफॉर्म एक्शन प्लान की बात की गई यहां पर, ठीक है। तो यहां पर एमपीआई यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी नीति आयोग के द्वारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो इंडेक्स है यहां पर ये, तो इसके चलते कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में आप लोगों से थोड़ी सी मैं बातें कर लेता हूं। देखिए अगर बात करें तो मल्टी डायमेंशनल यानी कई डायमेंशन में पॉवर्टी, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इस स्लाइड से थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हेल्थ के बारे में बात करें, एजुकेशन के बारे में बात करें और लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में बात करें, वैसे तो 3 डायमेंशन है पॉवर्टी की कि हेल्थ खराब हो गई, एजुकेशन नहीं मिली, रहने का तरीका सही नहीं है, पर लेकिन ये 3 भी जो है 10 इंडिकेटर में इनको डिवाइड किया गया है। हेल्थ को न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी कि न्यूट्रिशन का लेवल कैसा है इंसान के अंदर और इसी के साथ में बच्चे की डेथ हो रही है स्टार्टिंग में, स्कूल में कितने दिन तक रहा और कितने स्कूल जो है इसके द्वारा अटेंड किया गया, अटेंडेंस की बात की जा रही है। और रहने के मामले में बात करें तो कुकिंग फ्यूल हो गया, सैनिटेशन हो गया, वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, घर में फ्लोर, इसी के साथ में एसिड्स वगैरह, तो ये सारी चेक की जाती है। तो ये जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है यहाँ पर ये रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है, मिलकर ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के साथ में मिलकर। तो जो डेटा है यहाँ पर ये बेसिकली स्टडी जो की जाती है यहाँ पर इसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और पॉवर्टी ट्रेंड इसके द्वारा चेक किया गया लगभग रिसेंटली अभी 75 कंट्री के अंदर में। तो बेसिकली मोटा मोटा आप लोगों को पता होना चाहिए इंडेक्स किसके द्वारा तैयार किया जाता है, क्या क्या पैरामीटर है। क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बन जाते हैं, तो कंफ्यूजन अगर नहीं रहेगा तो कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चन ही ऐसे हैं कि आप लोगों को कई सारे लोगों से आगे ले जाकर रख देगा जरा सी देर में, अगर थोड़ा सा भी आप लोग इसके ऊपर ध्यान देकर चलोगे तो, ठीक है। तो इसके बारे में एक मोटा मोटा सा आइडिया रख सकते हैं। आगे चलते हैं, यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा ई गोपाल ऐप ये लॉन्च किया गया। तो ई गोपाल ऐप क्या है भाई साहब, ये तो कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीड इंप्रूवमेंट हमारी कंट्री में उसके बारे में बात की गई ताकि डायरेक्ट किसानों को फायदा पहुंचाया जा सके, ठीक है। तो ई गोपाल जो डिजिटल मीडिया में यहाँ पर लाइव स्टॉक जैसे कि गाय भैंस वगैरह है, ठीक है, तो उनकी ब्रीडिंग को कैसे इंप्रूवमेंट आप लोग को कर रहे हैं, ठीक है, ताकि एक सही क्वालिटी के जानवर हमारी कंट्री में रहे, ज्यादा बीमार भी ना हो, दूध भी ज्यादा दें। तो उसके चलते इसमें यहाँ पर बेसिकली ये फोकस इस पे किया गया। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा लॉन्च किया गया ई गोपाल ऐप, ठीक है, ये हल्का सा आइडिया रखेगा। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन को आप लोग O3 के नाम से जानते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को O2, कंफ्यूज नहीं होता। एक बच्चा बोला था कि सर कैसे कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर, तो सितंबर 16 ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, ओजोन फॉर लाइफ। यहां पर ओजोन जो वर्ल्ड डे है यहाँ पर ये इसका बेसिकली स्लोगन भी है कि लाइफ जो है वो सस्टेन करनी है, तो ओजोन को आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ओजोन लेयर में कई बार यहाँ पर जो है ये माना जाता है कि छेद हो रहा है, कभी बोलते हैं भर रहा है, उसमें वो चीजें ठीक हो रही है, पर लेकिन कंडीशन क्या बनती है, कंडीशन सीधी सीधी यही है कि ओजोन की वजह से यहां पर दिक्कत देखने को मिल जाती है। अगर ओजोन लेयर सही नहीं होगी तो कई सारे कैंसर, स्किन कैंसर और भी कई सारी प्रॉब्लम जमीन पर देखने को मिलेगी। तो ओजोन जो होती है वो जो इंफ्रारेड रेज होते हैं, जो बेकार किरणें होती है सूरज से निकल कर आती है, उनको रोकती है, ठीक है। जापान के बारे में बात की जा रही है। तो योशिहिदे सुगा, जो मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा था, तो योशिहिदे सुगा जो है यहाँ पर ये जापान के नए प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। तो यहाँ पर इससे पहले कौन थे, शिंजो एबे। तो उनकी बीमारी की वजह से उनको अपना जो बेसिकली रेजिग्नेशन देना पड़ गया। तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, इवन यूपीएससी के द्वारा भी क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद ये तो क्वेश्चन बना था असिस्टेंट कमांडेंट में सीडीएस में, उनके द्वारा प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछ लिया गया था चाइना के। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से यूपीएससी पूछते थे, ऐसा मत सोचिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछता है, ठीक है। तो फिर आप लोग बोलते हैं यार थोड़ा देख लिया होता। तो क्वेश्चन कोई भी बन सकता है जो न्यूज में, तो रेगुलर न्यूज के टच में आप लोग को रहना है। नेक्स्ट बात करते हैं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इन्फॉर्म किया गया लोकसभा में एक्सपर्ट कमेटी के बारे में। ये जो कमेटी है ये बेसिकली फोकस यहां पर ये करके चल रही थी कि कैसे स्टडी करनी है ओरिजिन और इवोल्यूशन ऑफ कल्चर, इंडियन कल्चर का कैसे ओरिजिन और कैसे इवोल्यूशन हो रहा है। कमेटी चेयर की गई यहां पर KN दीक्षित के द्वारा।
के एन दीक्षित जो चेयरमैन ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है, और फॉर्मर ज्वाइंट सेक्रेटरी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इनके अध्यक्षता में कमेटी बनाएगी। तो क्वेश्चन क्या होगा कि किसके अध्यक्षता में कमेटी बनाएगी, किसकी कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा कमेटी बनाएगी और किस लिए कमेटी बनाएगी। तो 3 क्वेश्चन आप लोग इस पॉइंट से बन जाते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा कमेटी बनाएगी, हमारी कल्चर का इवोल्यूशन समझने के लिए के एन दीक्षित साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनाएगी, और ये चेयरमैन इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी के, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। आगे बढ़ते हैं, बात की जा रही है यहां पर वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के बारे में। तो 17 सितंबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, सेफ हेल्थ वर्कर और सेफ पेशेंट्स। तो इसके बारे में बात की जाती है, यानी कि जो मरीज है उसकी भी हेल्थ सही होनी चाहिए, और जो वर्कर है वहां पर काम करने वाला उसकी भी हेल्थ सही होनी चाहिए। तो थीम है हेल्थ वर्कर सेफ्टी ए प्रायोरिटी ऑफ पेशेंट सेफ्टी। हेल्थ वर्कर की सेफ्टी अगर रहेगी, मान लीजिए पर्टिकुलर कोई पर्सन है, कोई नर्स है, उसको बीमारी लग गई, ठीक है, अब वो यहां पर कोरोना हो गया उसको, और वो सबके पास जा रही है, सबको दवाइयां दे रही है और काम कर रही है, पता चला पेशेंट्स और ज्यादा बीमार हो गए, उनको कोरोना नहीं था, उनको कोरोना हो गया। तो वर्कर की सेफ्टी जो है पहले वो फर्स्ट होनी चाहिए, उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, तभी पेशेंट्स की सेफ्टी आप लोग यहां पर प्रायोरिटी रख पाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया, यानी कि पेशेंट्स की सेफ्टी पहले, तभी यहां पर दूसरों की सेफ्टी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा चेयर की गई आसियान, ठीक है। तो आसियान की जो इंडियन जो बेसिकली मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी, यहां पर थाईलैंड के काउंटर पार्ट के साथ मिलकर चेयर किया गया। तो इंडिया और थाईलैंड ने आसियान की जो मीटिंग थी उसको चेयर किया। जो मीटिंग थी यहां पर बेसिकली जो फॉरेन मिनिस्टर हैं 10 कंट्रीज के वो यहां पर देखने को मिले, और न्यू आसियान प्लान 2021-2025 तक इनके द्वारा अडॉप्ट किया गया, 2021 से लेकर 2025 तक का, जिसके चलते कोऑपरेशन देखने को मिलेगा, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और लोगों के साथ में कॉन्टैक्ट, ताकि सर्विसेज को भी आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब के अंदर से हमें देखने को मिला, ठीक है, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है। आगे चलते हैं, आगे बात की जा रही है इंडिया के द्वारा, इंडिया जो है इलेक्ट किया गया यहां पर कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, CSW, एक बॉडी है यहां पर, ये किसकी है, यहां पर ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो यहां पर इसके अंदर हमारी कंट्री को इलेक्ट किया गया, और 2021 से लेकर 2025 तक का हम लोग यहां पर रहने वाले हैं। तो इंडिया को एज ए मेंबर रिप्रेजेंट किया गया यहां पर। ये जो कमीशन है यहां पर, ये बेसिकली ये एस्टेब्लिश किया गया था 1946 में, ठीक है। तो ये कमीशन जो स्टेटस ऑफ वुमेन के बारे में बात करता है, तो वुमेन की स्टेटस को कैसे सुधारना है, तो उसके चलते ये कमीशन है, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं ऐसे, तो एक हल्का सा आइडिया आप लोग रखिएगा इसके बारे में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात की जा रही है यूनिसेफ के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, इंडिया चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, यानी कि हमारी कंट्री में जो बच्चों की डेथ हो रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताएगी। तो बोला गया कि घटा है, ऐसे क्वेश्चन बड़ी जल्दी पूछ जाते हैं यूपीएससी से। एक ट्रेंड के बारे में पूछाते हैं कि हमारी कंट्री की अर्थव्यवस्था उस टाइम से लेकर उस टाइम तक कैसी रही, ठीक है, ये क्या रहा इस टाइम से इस टाइम तक। तो एक ट्रेंड बेसिकली उनके द्वारा चेक करने की कोशिश की जाती है। तो 1990 से लेकर 2019 तक का अगर आप लोग एक एस्टिमेशन लगाओगे, तो लगभग 30 साल में जो डिक्लाइन हुआ है चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब पर 10,000 बच्चे पर, जो यहां पर जो बच्चे पैदा हुए हैं उनमें से कितने की डेथ हो गई है, अंडर 5। तो ये अंडर 5 चाइल्ड मोर्टेलिटी के बारे में बात करते हैं। तो 1990 से लेके अब तक का यहां पर घटी है, तो 126 से लेके घटकर हम लोग यहां पर 34 पर पहुंच गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो न्यू मोर्टेलिटी जो एस्टिमेशन है यहां पर, ये यूनिसेफ, WHO, पॉपुलेशन डिवीजन ऑफ यूनाइटेड नेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इनके द्वारा मिलकर तैयार किया जाता है, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है वो याद रखिएगा, घटा है 90 से लेके जो यहां पर 19 तक का, और 126 से लेके 34 पर आ गया है, ठीक है। तो ये चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या होता है, अंडर 5। तो 1000 पर कितने बच्चों की डेथ हो रही है जो पैदा हो रहे हैं, ओके। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में, जो कि पुर्तगाल के काफी इंपोर्टेंट प्लेयर हैं। ये 100th इंटरनेशनल गोल लगाने वाले दूसरे प्लेयर बन गए हैं। तो आप लोग बोलोगे सर पहले कौन थे, पहले थे यहां पर अली दाई, ठीक है। तो याद रखिएगा ये ईरान के थे, जिनके द्वारा 100 जो टारगेट रीच किए गए थे, यहां पर स्कोर किए गए थे 109 गोल फॉर ईरान, ठीक है। तो यहां पर अभी यहां पर हो गए यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। इससे पहले अगर अपनी कंट्री के बारे में कोई बात की जाए तो सुनील छेत्री का नाम याद रखिएगा, इनके द्वारा 72 गोल यहां पर, तो इंडियन नेशनल टीम के लिए। तो ये यहां पर हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा गोल लगाने वाले पर्सनैलिटी हैं सुनील छेत्री, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो गेम के बारे में पता रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर ये रिसेंटली अभी न्यूज में भी था, क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। बात की जा रही है यहां पर मोपला रिबेलियन के बारे में, ठीक है। तो ये एक तरीके का विद्रोह देखने को मिला हमारी कंट्री में, कब, 1921 में, और अब कहां खड़े हुए हैं, 2021 में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि 100 साल पूरे हो रहे हैं, इसको तो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो मोफला जो मुस्लिम है केरला के अंदर में, उनके द्वारा यहां पर प्रोटेस्ट किया गया, ठीक है, अगेंस्ट द ब्रिटिश, और जो हिंदू लैंडलॉर्ड थे उनके खिलाफ,
ताकि यहाँ पर सिचुएशन को थोड़ा नॉर्मल किया जा सके। तो जो रिवोल्ट था यहाँ पर ये लीड किया गया वी.के. हाजी के द्वारा। तो ये यहाँ पर बेसिकली एक लीडर थे जो कि याद रखिएगा, और नॉर्दर्न केरला के अंदर देखने को मिला। और अभी केरला में इलेक्शन भी हुए, तो उसकी वजह से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है केरला न्यूज में, तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी बन सकती है, तो हिस्ट्री का क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। तो 1921 की ये दुर्घटना आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटरनेशनल वी ऑफ डेफ, यानी कि जो जिनको सुनाई नहीं देता है, तो ये पूरा सप्ताह सेलिब्रेट किया जाता है। लगभग 21 सितंबर से लेकर अभी 25 सितंबर तक ये सेलिब्रेट किया गया। इसमें काम क्या किया जाता है कि पुष्टिकरण करना डेफ पीपल ऑफ ह्यूमन राइट, यानी कि जो भी ऐसे लोग जो हैं जिनको सुनाई नहीं देता है उनके भी राइट हैं, उनके बारे में बात करनी है। एक तो कई बार हम लोग चिढ़ाने लगते हैं कि सुनाई नहीं देता है, ऊंचा सुनाई देता है, तो वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। एक प्रॉब्लम है, उसको एक प्रॉब्लम के तरीके से देखकर सॉल्यूशन क्या निकालना है उसके बारे में बात करनी चाहिए। तो ये बातें यहां पर बोली गई। ठीक है, कई बार आप लोगों को ऐसी चीजें यहां पर देखने को मिल जाएगी जिसके बारे में नॉर्मली हम लोग जल्दी जल्दी से मजाक उड़ा देते हैं कई बार, तो ये गलत तरीका है। इन सब चीजों के बारे में मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, ये प्रॉब्लम है और इनके बारे में बातें करनी चाहिए ताकि इनका सॉल्यूशन निकाला जा सके। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के बारे में बात करें तो उनके द्वारा इन्वाइट किया गया यहाँ पर प्रपोजल नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड 2020 के लिए। ठीक है, तो ये नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड जो है ये नितिन गडकरी जी के अंडर में जो मिनिस्ट्री आती है उनके द्वारा यहाँ पर ये अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में अगर आप लोगों को थोड़ा सा और बातें करूं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी हमारी कंट्री में जहां पर भी हाईवे बनाए जाते हैं उनका मैनेजमेंट का काम करती है, उनको मेंटेन रखने का काम करती है। 1988 में इसको बनाया गया था और नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट जो है 1988 का, उसके हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर में आती है। यहां पर बात करें अगर योगेंद्र नारायण जो फर्स्ट चेयरमैन थे इसके 1988 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, मोटो क्या है, नॉट जस्ट रोड बिल्ट ए नेशन, रोड नहीं पूरा देश बना रहे हैं। मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, जो कि हाईवे को मैपिंग का भी काम करती है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, एक आइडिया आप लोगों को रहेगा तो चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और कुछ और इंफॉर्मेशन यहां से भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है। हमारी कंट्री में जो हाईवेज वगैरह है वो किस किस के द्वारा कितना मैनेज किया जाता है इसको समझिए। सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है, तो सबसे बड़ा है रूरल रोड, गांव वाली जो रोड होती है जो कि पंचायत के बेसिकली अंडर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का नाम सुना होगा ना, PMGSY, तो उसके अंदर 70% हमारी जो रोड है लगभग यहाँ पर जिनका लेंथ 70% के करीब, तो वो यहाँ पर इनके द्वारा मैनेज किया जाता है पहले नंबर पर। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर जो आता है यहाँ पर ये आता है जो PWD। ठीक है, तो PWD जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है उनके अंदर आता है, स्टेट यूनियन टेरिटरी के अंदर 10% दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आता है अर्बन रोड जो रहती है, तो म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटी के अंदर जो रहता है उसके अंदर तीसरे नंबर पर देखने को मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, चौथे नंबर पर आप लोग यहां पर नजर आएगा ये है बेसिकली वेरियस जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, सेल, NMDC, ब्रो, ये जो रोड बनाती है चौथे नंबर पर आते हैं। पांचवें नंबर पर आते हैं यहां पर जो स्टेट के जो बेसिकली हाईवेज होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात की जाती है, तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, ये पांचवें नंबर पर आता है। और छठे नंबर पर आता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जो कि नेशनल हाईवे मैनेज किए जाते हैं, ये छठे नंबर पर आते हैं। तो ये लेंथ है कौन कौन यहाँ पर कितना कितना शेयर करता है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर पंचायत वाले एरिया में आप लोग को देखने को मिलेगी। तो ये कंफ्यूज मत होना, अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाए तो आप लोग बोलोगे यार ये क्या हो गया, ऐसा तो कुछ पता ही नहीं था। तो पता सारी चीजें होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी सी कम से कम। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा यहां पर लॉन्च किया गया AICTE स्पाइसेस, इसको बोलते हैं स्कीम फॉर प्रमोशन इंटरेस्ट क्रिएटिविटी एथिक्स अमंग स्टूडेंट, यानी कि जो स्टूडेंट है उनके अंदर एक तो क्रिएटिविटी होनी चाहिए और दूसरी एथिक्स होनी चाहिए। लालच के चक्कर में ना बढ़े, पैसा कमाओ खूब कमाओ, कोई नहीं रोक रहा है, पर लेकिन सही तरीके से किसी के पेट पे लात मार के नहीं। ठीक है, आप लोग खूब मर्सिडीज में घूमो, BMW में घूमो, अच्छी खासी चीजें होनी चाहिए, पर लेकिन ऐसा होना चाहिए कि वो लीगल तरीके से कमा गया पैसा होना चाहिए। ठीक है, अपनी मेहनत से। ठीक है, तो उसी के चलते जो हेल्दी करिकुलम एक्टिविटी होनी चाहिए स्टूडेंट के अंदर ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो निशांक पोखरियाल साहब के अंडर में आते हैं, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। तो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है और किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए लॉन्च की गई है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर बात की जा रही है, हमारी कंट्री में एक कस्टमाइज स्टैंप बनाया गया, किसके लिए, हमारी कंट्री में एक सैटेलाइट एंटी सैटेलाइट जो बेसिकली मिसाइल लॉन्च की गई थी, जिसको फास्ट एंटी सैटेलाइट मिसाइल बोला गया, A-SAT का नाम जिसको दिया गया। ठीक है, तो ये जो A-SAT था यहां पर, ये हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली अजीत डोभाल जो थे उनकी प्रेजेंस में यहां पर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, एक पोस्ट स्टैंप यहां पर डिपार्टमेंट पोस्ट के द्वारा जारी किया गया। DRDO का सक्सेसफुल मिशन था जिसको A-SAT का नाम दिया गया, एंटी सैटेलाइट यहां पर बेसिकली बोला गया। ठीक है, तो ये मिशन शक्ति याद रखेगा, मिशन शक्ति था जो यहां पर ये लॉन्च किया गया था, और ये 2019 में लॉन्च किया गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो आइलैंड है वहां से, उड़ीसा के अंदर से। ठीक है,
तो ये इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो अभी जब यहाँ पर पूरा ये एक तरीके से यहाँ पर ये स्टैंप वगैरह जारी किया गया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा, तो फिर से ये न्यूज में आ गया। तो न्यूज में आने की वजह से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोगों को हल्का सा आइडिया रहेगा, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, तो इसलिए जरूर याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स दरभंगा बिहार के अंदर में, ठीक है। तो इसी के चलते ये पूछा जा सकता है कि जो एम्स वगैरह अगर कहीं पर बनाए जाते हैं तो किसके तहत ये बनाए जा रहे हैं हमारी कंट्री में, तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत यहाँ पर ये जिस तरीके से इंस्टीट्यूशन बनाए जा रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कैसे फंडेड किए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या मिलकर काम करते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अकेली फंड करती है, क्योंकि नाम में आप लोग देखते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। ऑल इंडिया के हैं यहाँ पर, ये दिल्ली के अंदर ही पता नहीं कहां से लोग आज के में एम्स के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे इलाज कराने आते हैं, ऐसे नहीं कि दिल्ली के ही लोग वहां पर इलाज कराएंगे। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बेसिकली काम होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, बात की जा रही है यहां पर किसके बारे में, AICTE के बारे में। ये यहां पर AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये विश्व स्तरीय जो बेसिकली बेस्ट टीचर अवार्ड के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये जो अवार्ड है किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, तो सबसे पहले तो ये तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, तो इसके द्वारा 12 फैकल्टी मेंबर को ये अप्रूव किया गया। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है बेसिकली AICTE यहां पर, ये जो कि नेशनल लेवल पर हमारी कंट्री में काम करती है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंडर में आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, और 1945 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो छोटी सी न्यूज है, एजुकेशन के बारे में कुछ बातें पूछी जाए तो पता होना चाहिए, ओके। जो महाराष्ट्र जो चीफ मिनिस्टर है यहां पर, उनके द्वारा अनाउंस किया गया लगभग 600 एकड़ ये मुंबई के अंदर में रिजर्व फॉरेस्ट यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट उसको रखना है, मुंबई के अंदर में इनके द्वारा ये डिक्लेयर कर दिया गया। तो आप लोगों से क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि महाराष्ट्र में क्या डिक्लेयर किया गया, क्वेश्चन ये पूछा जाता है किसके थ्रू इनके द्वारा ये डिक्लेयर किया जाता है। तो सेक्शन 4 है यहां पर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का, उसके हिसाब से यहां पर अगर ये कोई रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करना चाहती है स्टेट गवर्नमेंट, तो उसको डिक्लेयर कर सकती है ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस या फिर वर्ल्ड पीस डे के नाम से भी जानते हैं, 21 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाते हैं, यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये डे डेजिग्नेटेड है यानी कि सपोर्ट किया जाता है। तो थीम क्या है यहां पर, ये थीम है सेपिंग पीस टुगेदर। देखिए पीस जो है शांति वो तभी हो सकती है जब मिलजुल करें, जरा सी बात में सर पर नाचना और ताम झाम जोड़ना तो वो सही तरीका नहीं है, ठीक है। एक छोटी सी आप लोगों से टर्म पूछा जा सकता है जिसको बोलते हैं पोस्चराइजेशन, ठीक है। तो पोस्चराइजेशन यहां पर या फिर पोस्चराइजेशन जो बेसिकली यहां पर देखने को मिल रहा है, ये तरीका क्या होता है, मान लीजिए गाय का या फिर भैंस का किसी का भी दूध लाया गया, उसको हीट किया जाता है और फिर कूल किया जाता है तुरंत, ठीक है। तो हीटिंग और कूलिंग का जो प्रोसीजर होता है ये पोस्चराइजेशन मिल्क आउट होता है फिर यहां से, ठीक है। तो ये लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हीट किया जाता है ताकि जो पैथोजन वगैरह हैं उनको खत्म किया जा सके और इसकी लाइफ जो है वो बढ़ाई जा सके। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मल जो घर में दूध होता है वो जल्दी खराब हो जाएगा, रखा रहेगा, पर लेकिन ये पोस्चराइज जो मिल्क होता है ये 2-3 दिन तक चल जाता है नॉर्मली। तो ये तरीका होता है उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए और उसके अंदर जो भी कीटाणु वगैरह हैं उनको खत्म करने के लिए। एक छोटी सी टिप है यहां पर आप लोगों के लिए, देखिए कोशिश ये करना कहीं भी आप लोग कभी भी बाहर से पैकेट का, थैली का, बोतल का कोई भी दूध अगर लेकर आते हैं, पहले उसको गर्म कीजिए, उसमें एक उबाला लाइए, उसके बाद में आप लोगों को पीना है, वरना बहुत सारी ऐसी बीमारी होती है जो आप लोगों की बॉडी में एंटर कर सकती है। तो ये आप लोगों के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सितंबर 19 जो है यहां पर ये 60वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई इंडस वाटर ट्रीटी की। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, इंडस वाटर ट्रीटी किस किस के बीच में, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। साइन कहां पर की गई थी, ये कराची पाकिस्तान के अंदर साइन की गई थी 1960 में, जवाहरलाल नेहरू साहब के द्वारा और अयूब खान के द्वारा। बिचौलिया कौन था यहां पर, ये तो बिचौलिया था वर्ल्ड बैंक यहां पर, जो कि थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहा था यहां पर दोनों के बीच में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन जाएगा, कौन कौन सी रिवर किस किस के बीच में आती है, तो इंडिया के जो बात करें इंडस, झेलम और चेनाब ये तो आती है पाकिस्तान के हिस्से में, रवि, ब्यास और सतलज ये आती है इंडिया के हिस्से में। तो ये याद रखेगा, ठीक है। जो मैंने आप लोगों को याद करने का तरीका भी बताया था, शायद आप लोगों को याद होगा, इसको तो आप लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम से आप लोग याद रख सकते थे, ठीक है। और इसको क्या बोला था मैंने, इसको क्या बोला था ये बताइए यहां पर, रवि, ब्यास और सतलज। इसके लिए कोई ट्रिक बताई थी क्या मैंने आप लोगों को, ये बताना है आप लोगों को। बेसुरा बोला था बेसिकली मैंने, बी से बी ब्यास SURA, ठीक है। तो बेसुरा वाली जो रिवर है इंडिया के हिस्से में आती है, ये साइन की गई थी यहां पर 1960 में, ठीक है। तो इसके लिए कमीशन भी बनाया गया था कि पानी को कैसे यूटिलाइज करना है। तो ये कई बार न्यूज में रहता है, जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई झड़प होती है तो हम लोग बार बार ये बोलते हैं कि पानी नहीं देंगे, ठीक है। तो वो चीजें चलती रहती है, कई बार पता होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। बात करें गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराया गया असिस्टेंस यहां पर बेसिकली टूल किट माइग्रेंट वर्कर के लिए, तो PM गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ये बेसिकली एक तरीका यहां पर बोला गया कि जो बी बॉक्स है और जो टूल किट है यहां पर ये प्रोवाइड कराई जाएगी, ताकि जो भी ऐसे जो वर्कर है जो बाहर से आए हैं गवर्नमेंट के थ्रू उसको यहां पर थोड़ा रोजगार प्रोवाइड कराया जा सके, ठीक है।
तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। बात की जा रही है 21 सितंबर वर्ल्ड एल्जाइमर डे। एल्जाइमर जो बीमारी होती है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा, जो इंसान जो है भूलने लगते हैं, माइंड से रिलेटेड चीजों को पहचानने में उनको फर्क लगने लगेगा, पिक्चर दिखाओगे तो उसको पहचान नहीं पाएंगे। तो थीम जो है वर्ल्ड एल्जाइमर मंथ आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेट्स टॉक अबाउट एल्जाइमर, डिमेंशिया। डिमेंशिया भी यहाँ पर इसी का एक जो एल्जाइमर है, ये बेसिकली डिमेंशिया का एक वर्जन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इसके बारे में है, कुछ एक हल्का सा आइडिया कम से कम रख सकते हैं। आगे चलते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, प्रकाश जावड़ेकर साहब के अंडर में आते हैं। इसके द्वारा हमारी कंट्री में जो बीच है, बीच यानी कि जो बीच वाला एरिया होता है, समुद्र के किनारे वाला एरिया, रिकमेंड किया गया यहाँ पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन पहले तो किसके द्वारा दिया जाता है, क्वेश्चन बन जाएगा। तो फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन के द्वारा ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है, पहली बात। दूसरा, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है वो किसको दिया जाता है, तो जो क्लीनेस्ट बीच देखने को मिलता है उसको ये बेसिकली ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। तो ये जो सर्टिफिकेशन है यहाँ पर नॉर्मली ये जो बीच के नाम पर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सस्टेनेबल बोटिंग, टूरिज्म या फिर कोई उस चीज देखने को मिलती है, तो उसके नाम पर यहाँ पर कैसे उसको तैयार करना है, कैसे एनवायरमेंट में जो नुकसान हो रहा है उसको रोकना है, तो उसके चलते आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज 23 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाते हैं। थीम क्या थी यहाँ पर, साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन, क्योंकि जो लोग सुन नहीं पाते हैं, साइन लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है उनके लिए, तो उनको कम से कम साइन लैंग्वेज के थ्रू समझाया जा सके, तो ये तरीका होता है। तो उसी के नाम पर यहां पर ये डे है, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन, तो ये यहां पर है बेसिकली, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बात की जा रही है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में बात करें तो उसके द्वारा ऑनगोइंग कोविड-19 क्राइसिस के साथ में टाइम पर नीति आयोग के साथ में मिलकर प्रेजेंट की गई स्पेशल रिपोर्ट ऑन सस्टेनेबल रिकवरी, यानी कि सस्टेनेबल रिकवरी के लिए स्पेशल रिपोर्ट यहां पर सामने निकल कर आई। एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखेगा, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक है, वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये तो इतनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई सारे एग्जामिनर का फेवरेट बन चुके हैं कि कुछ हो चाहे ना हो ये वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चों से, ठीक है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जो याद रखेगा। आगे बात करते हैं। यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर रिसेंटली अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बात की गई। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस रबी क्रॉप के लिए देने की बात की गई, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन क्या बनेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में जो हाइक दिया जा रहा है किसकी रिकमेंडेशन के बेस पर दिया जा रहा है, तो स्वामीनाथन जो कमीशन हमारी कंट्री में बनाया गया था उसकी रिकमेंडेशन के द्वारा दिया जाता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, जो रिकमेंडेशन यहां पर निकल कर आती है बेसिकली ये किसके द्वारा इसको आगे फॉरवर्ड किया जाता है, तो यहां पर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आता है, इनके द्वारा एमएसपी को डिक्लेयर किया जाता है। यानी कि रिकमेंडेशन थी स्वामीनाथन कमीशन की और डिक्लेयर किया जाता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कई बार ये, ठीक है। और अभी रिसेंटली फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसके चलते भी आप लोगों से क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड मैरीटाइम डे के बारे में बात की जा रही है। ये लास्ट थर्सडे सितंबर में सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब की बात 24 सितंबर को था लास्ट थर्सडे। तो वर्ल्ड जो मैरीटाइम डे थीम क्या थी, सस्टेनेबल जो शिपिंग फॉर सस्टेनेबल प्लैनेट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोगों से अगर बात की जाए, जैसे मैंने अभी आप लोगों से थोड़ा सा बात की थी, यहाँ पर जो यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, लाइफ बिलो वाटर। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है, उसी के नाम पर यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे आप लोगों से बन जाते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर दो पर्सनैलिटी के बारे में, जो यहाँ पर सब लेफ्टिनेंट जिनका नाम है यहाँ पर कुमुदिनी, ठीक है, त्यागी, और इसी के साथ में रीति सिंह। तो ये फर्स्ट वुमेन हमारी कंट्री बनी जिनको एयर टेक्नीशियन इन इंडियन जो एयरफोर्स में यहाँ पर इनको बेसिकली अभी ऑपरेशन के लिए खासकर वॉरशिप के लिए इनको तैयार किया गया। नॉर्मली जो महिलाएं होती हैं उनको इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए नहीं तैयार किया जाता है कि हाँ लड़ाई में आगे लेकर नहीं जाना है, ठीक है। उनको ऑफिशियल जॉब के लिए कई बार रख लिया जाता है, पर लेकिन इस तरीके से महिलाओं को आगे लेकर आना तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में कि हाँ कम्बैक्ट रोल में भी महिलाओं को लेकर चलना है, तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा डेवलपमेंट निकलकर सामने आ रहा है। ओके, आगे चलते हैं। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में दो स्कीम के नाम आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। यहां से विवाद से विश्वास, ये विवाद से विश्वास की जो स्कीम है तो डायरेक्ट टैक्स के लिए है, और सबका बेसिकली विश्वास स्कीम जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स के लिए है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे इनकम टैक्स आप लोग डायरेक्टली पे करते हैं, गवर्नमेंट के पास में जाता है, ठीक है, डायरेक्ट। पर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, पेन लेकर आए, मोबाइल लेकर आए, इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट के पास में पहुंच जाता है। तो सबका विश्वास स्कीम जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, और यहां पर विश्वास जो है यहाँ पर विवाद से विश्वास, ठीक है,
विवाद से विश्वास, वी से वी तक डायरेक्ट, ठीक है, याद रखिएगा। एस जो है वो थोड़ा सा घूम घाम कर जाता है, एस जो है ऐसे बन जाता है, ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा सबका विश्वास स्कीम, तो एस तो घूम घूम कर जाता है तो इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है। वी डायरेक्ट जा रहा है यहां पर, विश्वास से विवाद से विश्वास, ठीक है, तो कुछ भी कर कर आप लोग त्रिडंबाजी थोड़ा याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की जा रही है, तो इनके द्वारा बेसिकली लॉन्च किया गया BEAMS। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बीच इन्वायरमेंट एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विस, यानी कि जो बीच वाला एरिया है उसको कैसे आप लोगों को साफ सुथरा रखना है, तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, जो कि प्रकाश जावड़ेकर साहब के अंडर में आती है, इनके द्वारा यहां पर इसको लॉन्च किया गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉर्पोरेट अफेयर है उसके बारे में बात की जा रही है। इसके द्वारा यहां पर सिंप्लीफाइड, ये देखिए ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछेंगे, शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे SPICE प्लस क्या है ये, ठीक है, तो आप लोग पहचान भी नहीं पाएंगे, एकदम कंफ्यूज आ जाएंगे, यार ये क्या हो गया, ठीक है। आप बोलेंगे क्वेश्चन कहां से आएगा, तो भाई साहब यहां से बन जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, पढ़ाता तो सब जाता है आप लोगों पर, लेकिन आप लोग रिवीजन नहीं कर पाते हैं ढंग से। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के द्वारा यहां पर सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग जो कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली पल्स, तो ये एक तरीके का वेब फॉर्म तैयार किया गया, ताकि कैसे टैक्स वगैरह क्या पेन वगैरह से चीजें जो भी इंफॉर्मेशन है सारी एक जगह ऑनलाइन इकट्ठी आप लोग कर सको, तो 10 ऐसी सर्विस यहां पर प्रोवाइड कराएगी इसके तहत। तो यहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी पार्ट था ये, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर यहां पर ये सारी चीजें देखने को मिली। तो SPICE वेब क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का काम किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी साहब के अंडर में आती है, तो इनके द्वारा एडवाइस किया गया स्टेट और यूनियन टेरिटरी को, ताकि इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ रोड ट्रैफिक, ये यहां पर ये 19 सितंबर 1949 में यहां पर बेसिकली ये इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के बारे में बात की गई, तो इसको भी अभी रिसेंटली बोला गया कि ऑनलाइन इशू किया जाए, ठीक है। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जो हमारी कंट्री में दिए जाते हैं, ताकि हमारी कंट्री का अगर कोई पर्सन बाहर काम कर रहे हैं तो आसानी से उसका रिन्यू परमिट किया जा सके, तो उसके चलते रिसेंटली अभी न्यूज में था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री में फर्स्ट टू इंस्टीट्यूशनलाइज बेसिकली जो स्नेक हैंडलिंग, अपनी कंट्री में देखिए सांप को पकड़ना, वो एक तरीके से आप लोगों ने कई बार सुना होगा, उसके सांप के काटने से हमारी कंट्री एक ऐसी कंट्री है बहुत सारे लोगों की जान जाती है, तो कैसे उसको हैंडल करना है, तो केरला का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो पहला ऐसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना जिसने स्नेक हैंडलिंग को भी यहां पर बेसिकली इंस्टीट्यूशनलाइज करने की बात की गई, ताकि जहां पर ह्यूमन डोमिनेटेड एरिया है, यानी कि जहां पर लोग बाग रहते हैं, वहां पर अगर कोई सांप पहुंच जाता है तो उस सांप को वहां से निकालकर फिर से अनइनहेबिटेटेड यानी कि जंगल में उसको छोड़ा जा सके, ताकि सांप और इंसान दोनों की जान को बचाया जा सके। तो केरला पहला ऐसा राज्य बना कंट्री में जिसके द्वारा यह कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के बारे में लॉन्च किया गया IATS। तो यहां पर IATS क्या है, ये ऑटोमेटिक ट्रेन जो बेसिकली यहां पर ये सुपरविजन है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन एक कंप्यूटर बेस्ड एक तरीका यहां पर ये मैनेज करता है ट्रेन ऑपरेशन को, तो ये लॉन्च किया गया, ठीक है। तो DMRC यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा एक टेक्नोलॉजी है इंडिजिनियसली डेवलप की गई है, कम्युनिकेशन का तरीका है बेसिकली यहां पर ये, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा एक वेबिनार कराई गई इंटरनेशनल लेवल पर। आप लोग बोलेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर क्या कर रहे हैं, तो देखिए एक बॉडी है जिसका नाम याद रखिएगा, यह है एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज। तो इसकी जो चेयरपर्सन है फिलहाल हमारी कंट्री के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनके हाथ में यहां पर है। तो थीम क्या है यहां पर, ये थीम है यहाँ पे बेसिकली इशू चैलेंजेस एंड प्रोटोकॉल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन ड्यूरिंग कोविड-19, यानी कि कोविड-19 के टाइम पर क्या क्या प्रॉब्लम क्या क्या चैलेंज फेस किए जा रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में जो इलेक्शन कमीशन हैं, ताकि वो इलेक्शन को कंडक्ट करा रहे हैं, आसानी से इलेक्शन को कंडक्ट कराया जा सके। तो उसके चलते यहाँ पर ये चेयर किया गया इनके द्वारा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। तो यहां पर अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है, आप लोगों को उनका नाम बताना है। रिसेंटली अभी चेंज भी आप लोगों को देखने को मिला, नए बने हैं यहां पर, ठीक है। तो उनका नाम आप लोग बताइए, ठीक है। आर्टिकल याद रखिएगा 324 जो है वो पावर देता है यहां पर इलेक्शन को प्रॉपर वे में कंडक्ट कराने के लिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। तो इनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है जो एक तरीके से माल न्यूट्रिशन को कैसे कंट्रोल करना है, कुपोषण के शिकार लोग हो जाते हैं। तो यहां पर पोषण अभियान के बारे में बात की जा रही है, तो ये पोषण अभियान का पार्ट है। पोषण की फुल फॉर्म मैंने अभी बताई थी, बताइए चलिए रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। आगे बात करते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट पे ऊपर फोकस किया गया 27 सितंबर को, कि गांव वाले एरिया का डेवलपमेंट करना है। कभी गांव में भी आओ यार टूरिस्ट बन के, और अब की बार तो बहुत सारे लोग जो कभी गांव नहीं जाते थे कोविड-19 में उनको भी गांव में पहुंचा दिया। तो ये एक काफी अच्छी थीम आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, मुझे पर्सनली अच्छी लगी, ठीक है। आगे चलते हैं, 4th एडिशन देखने को मिला जापान मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, जिसको जिमेक्स बोला गया, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज है बाय एनुअली कंडक्ट कराई जाती है। बेसिकली इंडियन नेवी और जापान जो है यहाँ पर सेल्फ डिफेंस
फोर्स जो है मिलकर काम करते हैं, जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स और इंडिया, ठीक है। तो ये नॉर्थ अरेबियन सी में यहां पर ये कंडक्ट कराएगी, ठीक है, सितंबर के महीने में। आगे चलते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, इवन अगर बैंकिंग वगैरह भी आप तो तैयारी कर रहे हैं ना, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। IRDAI, इंश्योरेंस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया 1, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2, न्यू इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 3। इनको 3 कंपनी को डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट इंश्योरर DSIIS की कैटेगरी में रखा गया 2020-21 के लिए। ये किस पैटर्न पे है समझाता हूं। हमारी कंट्री में DSIB, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते थे डोमेस्टिकली जो सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट जो बैंक है हमारी कंट्री में, 3 बैंक को इस कैटेगरी में डाला गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI और HDFC, ठीक है, जिनको इस कैटेगरी में डाला गया हमारी कंट्री में, जो कि बोला जा रहा है कि लगभग जिनकी 2% से ज्यादा है जो एसेट्स उनकी बढ़ जाती है, तो ये वो बैंक हो जाते हैं टू बिग टू बी फेल, यानी कि इन बैंक को कोई फेल नहीं कर सकता। अगर ये बैंक फेल हो गए तो ये समझना कि हमारा देश फेल हो जाएगा इकोनॉमी के फील्ड में, ठीक है। तो उसी के पैटर्न पर यहां पर इंश्योरेंस कंपनी भी यहां पर लाई गई कि ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी जो फेल नहीं हो सकती, जिनसे आप लोग आसानी से इंश्योरेंस वगैरह ले सकते हैं, तो इनको भी उस कैटेगरी में यहां पर रखा गया, तो जिनको DSIS बोला गया, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के द्वारा फाइनेंस किया गया। अभी यहां पर ये है, यहां पर प्रीतिलता वाडियार, ये हमारी कंट्री की एक पर्सनैलिटी थी यहां पर। आज के डेट में तो खैर बांग्लादेश एक अलग कंट्री बन गया है। 1971 तक अगर आप लोग बात करिए, ये एक नया कंट्री बना। उससे पहले यहां पर बात करें 1947 से लेके यहां पर ये पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करता था, पर उससे पहले ये हमारी ही कंट्री का पार्ट था। तो जो यहां पर प्रीतिलता जो वाडियार है यहां पर ये, ठीक है, तो ये 1911 से लेकर 1932 यानी कि लगभग मोटे मोटे तौर पर 22 साल तक यहां पर इनकी जिंदगी रही, तो जिनके द्वारा एक काफी बड़ा रोल प्ले किया गया। बंगाली रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थी यहां पर ये, जो कि इंडिपेंडेंट मूवमेंट में अपना रोल प्ले किया गया। इनको अरेस्ट से बचने के लिए इनके द्वारा साइनाइड पी लिया गया और अपनी जान गंवा दी। 22 साल की एज में साइनाइड पीकर अपनी जान दे देना देश के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो रिवॉल्यूशनरी ग्रुप के अंदर यहां पर जो सूर्य सेन के द्वारा जो ग्रुप था यहां पर, उसको भी ज्वाइन के द्वारा किया गया था। तो बांग्लादेश के द्वारा यहां पर बेसिकली एक फिल्म को फाइनेंस किया जा रहा है, जो कि इनके ऊपर बनाई जा रही है। तो हिस्ट्री का भी क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर बन जाएगा इनसे रिलेटेड, ठीक है। आगे बात करते हैं यहां पर एक बैक्टीरिया जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया की वजह से अभी यहां पर बोट्सवाना के अंदर में बहुत सारे हाथी की, लगभग 300 के करीब हाथी की जान चलेगी। तो ये कंट्री है, आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर जो ये हाथी की जान की गई अफ्रीका के अंदर में, तो इसके चलते यहां पर ये स्टडी की जा रही है कि यहां पर ये जो बेसिकली जो साइनोबैक्टीरिया है, जो एक और जो बेसिकली पानी के अंदर भी देखने को मिलता है और सोयल के अंदर भी देखने को मिलता है, तो इसकी वजह से हो सकता है आने वाले टाइम में और भी चीजें देखने को मिले। तो डेथ हुई कई सारी यहां पर बफेलो की भी, तो उसके चलते भी यहां पर सोचा जा रहा है, यानी एक तरीके से ये है कि देखिए अगर कल को चलकर और भी एरिया में चीजें फैलें तो उसको कैसे रोका जा सकता है। साइनोबैक्टीरिया याद रखिएगा, बोट्सवाना के अंदर 300 हाथी की जान गई, अफ्रीका के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है ये, जो कि आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज यहां पर आप लोग बोल सकते हैं, जिसको बेसिकली एक चूहे को एक अवार्ड दिया गया, ठीक है। नॉर्मली कुत्तों को तो अवार्ड दिए जाते हैं, अब तक लगभग 30 अवार्ड दिए गए यहां पर एनिमल को, 30 कुत्तों को मिले सारे के सारे, पर लेकिन पहली बार ये चूहे को अवार्ड दिया गया, जिसका नाम है PDSA, इसको बोलते हैं पीपल डिस्पेंसरी फॉर सिक एनिमल, ठीक है। तो इसके द्वारा जो अवार्ड दिया गया कुत्तों को, ये बेसिकली चूहे को, तो लाइफ सेविंग चूहा है कंबोडिया के अंदर में। क्यों? क्योंकि इस चूहे के द्वारा, जिसका नाम रखा गया मागवा, ये जो चूहा है मागवा, इसको जो अवार्ड दिया गया, ये माना जा रहा है कि इसके द्वारा दुनिया भर के जो एक्सप्लोजिव थे उनका पता लगाया गया, ठीक है। यहां पर एक तरीके से दुनिया भर के एक्सप्लोजिव जो थे इसके द्वारा निकाले गए, लैंड माइंस वगैरह लगभग 39 लैंड माइंस और 28 जो यहां पर एक्सप्लोडेड जो ऑर्डिनेंस हथियार, ये यहां पर इसके द्वारा बताए गए, जिनसे फटने के बाद में लोगों की जान जा सकती थी। तो PDSA ये गोल्ड मेडल यहां पर इनको दिया गया। 2002 में ये स्टार्ट किया गया था। तो सिविलियन एक्ट ऑफ एनिमल, यानी कि एनिमल के द्वारा कोई ऐसा एक्ट किया जाता है जो कि लोगों की हेल्प करे, तो उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेव एनिमल को ये अवार्ड दिया जाता है। तो अब की बार ये मागवा जो ये चूहा है, इसको ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो चूहे से सीखे बहादुरी का तरीका, ओके। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट, जो बेसिकली हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली जो टॉयलेट बनाने की बात की जा रही थी, खासकर स्कूल्स के अंदर में, तो बोला गया कि 1.4 लाख के करीब टॉयलेट गवर्नमेंट स्कूल में बनाए गए हैं। और राइट टू एजुकेशन के तहत, ताकि जो महिलाएं हैं, जिनको यहां पर खासकर जो लड़कियां हैं जो पढ़ने जाती हैं, उनके लिए सेपरेट टॉयलेट की प्रोवाइड कराई जाए, ताकि नॉर्मली उनको कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिले। इसके चलते कई सारी लड़कियां जो स्कूल छोड़ देती क्योंकि वहां पर टॉयलेट नहीं होते थे। तो जो बोले गए टॉयलेट, उसमें से 40% ही यहां पर कंप्लीट मिले, ठीक है। ऑलमोस्ट 40% जो थे
वो यहाँ पर अभी कंप्लीट देखने को मिले। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर ये एनालिसिस किया गया। तो स्वस्थ विद्यालय अभियान के तहत यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, इसका एजुकेशन मिनिस्ट्री आप लोग बोलते हैं, उसके द्वारा ये काम किया गया ताकि राइट टू एजुकेशन मैंडेट के तहत यहाँ पर सेपरेट टॉयलेट प्रोवाइड कराई जा सके, ठीक है। पर लेकिन घपला देखने को मिलता है कई बार। देखिए डेटा सामने निकल कर आता है कि सब जगह इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा दी, सब जगह टॉयलेट हो गया, ऐसा लगता है बातों बातों में तो जैसे सब कुछ सही चल रहा है देश के अंदर, ठीक है। पर लेकिन रियलिटी में जब ग्राउंड पर जाकर देखोगे तो एक ही अलग ही माहौल देखने को मिलता है जो कि गलत है, ठीक है। तो ये करप्शन का नतीजा सामने आता है। आगे बात करते हैं, पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया राष्ट्रीय, जो बेसिकली राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बिल। तो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बिल जो है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहां पर बनाने की बात की जा रही है। तो हमारी कंट्री में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गुजरात में बनाने की बात की गई, ठीक है। राष्ट्रीय जो रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 के हिसाब से यहां पर बनाया जा रहा है गुजरात के अंदर में। तो बेसिक क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, वर्ल्ड रेबीज डे के बारे में बात की जा रही है। तो एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट, ठीक है। तो यहां पर 28 सितंबर को ये इसके अवेयरनेस के बारे में ये डे है। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट डे यहां पर बात करें तो वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे है यहां पर ये। तो बात की जा रही है यूज हार्ट टू बीट फॉर सोसाइटी एंड यू लव वंस एंड यू, ठीक है। तो ये 29 सितंबर को देखने को मिला। तो डे है, डायरेक्ट हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है डे ऑफ अवेयरनेस फॉर फूड लॉस एंड वेस्टेज। तो ये इंपॉर्टेंट है 29 सितंबर को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 12वां है, तो कंजप्शन, एक रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन के बारे में बात करता है। तो स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट, ठीक है, यानी कि एक तरीके से फूड को बेकार नहीं करना है। फॉर द पीपल एंड द प्लैनेट, यानी कि लोगों के लिए और इस ग्रह के लिए भी, ताकि लोगों को खाना पहुंचाया जा सके। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो 12वां, ये भी याद रखना, ठीक है। तो 3 इंपॉर्टेंट डे हो गए। आगे चलते हैं, इन्वायरमेंट जो मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर साहब के बारे में बात की जा रही है। तो उनके द्वारा यहां पर ग्रेट वन हॉर्न राइनोज के बारे में बात की गई और बोला गया कि लगभग 3000 के करीब हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा राइनोज देखने को मिलते हैं। आसाम, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा राइनोज पाए जाते हैं। ओनली लार्ज मैमल है स्पीसीज इन एशिया, ठीक है, जो कि डाउन लिस्ट किया गया इंडेंजर टू वनरेबल कैटेगरी में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अंडर में, ठीक है। ये यहां पर 2008 की बात की जा रही है, ओके। आगे बात करते हैं यहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बात की जा रही है। तो इससे रिलेटेड यहां पर जो बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये हमारी कंट्री मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है। तो इनके द्वारा रिसर्च और कंजर्वेशन के बारे में बात की थी, कल्चर मॉन्यूमेंट को कैसे बेसिकली हम लोग को प्रोटेक्ट करना है। और इसके जो इसको बनाया गया था तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसको बनाया गया था, जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी थे यहां पर 1861 में। तो बेसिक ये एक इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है, इंटरनेशनल जो ट्रांसलेशन डे है 30 सितंबर को सेलिब्रेट किया था, फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर ए वर्ल्ड इन क्राइसिस, यानी कि जो वर्ल्ड क्राइसिस में चल रहा है कोविड-19 में, तो उसके लिए वर्ड पता होने चाहिए हम लोग को। तो इसके चलते यहां पर ये थीम है अब की बार, ओके। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। पुरानी जो वीडियो है वो भी आप लोग देख सकते हैं। इसी के साथ में रिवीजन करते रहिए यार, एग्जाम पास में आ रहा है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कोई भी कंफ्यूजन रहता है, कोई भी दिक्कत रहती है माइंड में, उनको तुरंत आप लोग पूछें और अपना ध्यान रखिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए। कोविड-19 के टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट यही रह जाता है। अगर हष्ट-पुष्ट रहोगे, सेहत रहेगी अच्छी, तो सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप लोगों के हाथ में रहेगा। तो यहां पर आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं, ये सारे सोशल मीडिया हैंडल। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।